नमस्कार, मी प्राची कापडले. ठाणे जिल्ह्याच्या 90 सेकंड्स नॉट आउटच्या आजच्या सेशनमध्ये मी तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आज आपल्यासोबत आहे अनुप ठाकूर. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा हा एक शिवछत्रपती पुरस्कार विजेता. 1998 पासून ते 2012 पर्यंतचा त्याचा हा खेळाडू म्हणूनचा प्रवास त्याने एकदम उत्तम आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देऊन सादर केलेला आहे. टांगत्या मलखांबात 9.40 आणि पुरलेल्या मलखांबात 9 गुण मिळवलेले आहेत याने. मुंबई उपनगर बेस्ट एथलीट अवॉर्ड, मुंबई युनिव्हर्सिटी आउटस्टँडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अवॉर्ड, नॉर्थ मुंबई साऊथ अवॉर्ड किंवा बोरिवलीकर टॅलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन अवॉर्ड आणि शेवटी शिवछत्रपती अवॉर्ड असे अनेक उत्कृष्ट पुरस्कार अनुपने मिळवले. 2012 नंतरही त्याचा हा प्रवास थांबला नाही. डन डन. इंडियाज गॉट टॅलेंट, जॉर्जियाज गॉट टॅलेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा अशा अनेक रियालिटी शोज मध्ये तो फिनाले पर्यंत पोहोचला आणि लोकांपर्यंत मलखांबाचा प्रचारही केला. इनक्रेडिबल मलखांब या कंपनीचा आज ओनर आणि फाउंडर म्हणजेच अनुप ठाकूर आज आपल्या सोबत आहे. अनुप, खूप खूप स्वागत आहे तुझं. थँक्यू सो मच तू वेळात वेळ काढून आज आमच्याशी गप्पा मारायला आलास. तुझ्या इतक्या वर्षांचा अनुभव आणि तुझं नॉलेज आपल्या नवीन प्लेयर्सला आणि कोचेसला नक्कीच एकदम युजफुल असेल याची खात्री आहे मला. तर सुरू कर अनुप, मी तुझ्याबद्दल सांगितलंच, पण मला असं वाटतं की तूही तुझी एक छोटीशी ओळख करून दे. म्हणजे तू कुठून शिकलास, तुझे कोच कोण होते, तुझे मित्र कोण होते, याबद्दल आम्हाला सांग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाईक टू थँक्स मी सर्व TDS म्हणजे ठाणे मलखांब असोसिएशनचं की तुम्ही एवढा चांगला कार्यक्रम केला. आणि बालंबट दादाला मी नमस्कार करून माझा कार्यक्रम म्हणजे माझा हे आजचा इंटरव्ह्यू चालू करतो. कारण हे ते नसले असत आपण या एवढे मोठे पंचावर कोणीच नसलं असतं. तर माझा नमस्कार बालंबट दादाला, देवदत्ता. मलखांबची सुरुवात मी 1998 चालू केली, जेव्हा मी 7 वर्षाचा होतो. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो स्टेज की मलखांब चालू करना. और बचपन से मैं मस्तीखोर था, बाहर भटकना, जंगल में घूमना, झाड़ पे चढ़ना, दैट इज मेरे मतलब एक इजी था. तो एक इसकी स्टार्ट एक ग्राउंड से हुई थी, जो कि BSCC ग्राउंड, आज उसको हम लोग बचपन में उसको एलिफेंट ग्राउंड बोलते थे. तो वहाँ पे हम लोग बचपन में घूमते रहते थे, भटकते रहते थे. तो और वो क्लब जो BSCC स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर, जहाँ पे अभिषेक, आशीष, मैं, बहुत सारे प्लेयर, अच्छे अच्छे प्लेयर वहाँ पे बने हुए. तो वो प्लेयर प्रैक्टिस करते थे वो टाइम पे, और मैं वहाँ पे ऐसे भटकता था ग्राउंड पे बचपन में, स्कूल के बाद शाम को. तो मैंने वो देखा मलखांब कर रहे हैं और मुझे बहुत इच्छा हुई कि ये करना है मुझे. और विशाल सर थे जो मेरे गुरु है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे. पर पर्सनली ऑब्वियसली मैं 7 साल का था और वो शायद 17-18 साल के होंगे. तो प्रैक्टिस कर रहे थे अपना. और मैंने सोचा अब ये कैसे करें. तो डिफिकल्ट मोमेंट. तो जब वो 9 बजे क्लब बंद होता है, तो मैंने क्या प्लान किया कि जब सब लोग चले जाएंगे ना, तो मैं जाके कुछ करता हूँ और ट्राई करता हूँ उससे, क्योंकि झाड़ पे चढ़ने तो मुझे आता था ऑलरेडी, झाड़ पे ट्री हाउस बनाना, वो सारी चीजें. तो एक अट्रैक्शन वो था मेरा स्टार्ट. ऐसे कोई किसी ने फिंगर पकड़ के नहीं बोला कि ये मलखांब है. तो उसके बाद मैंने वो मलखांब रात को किया 9 बजे के बाद. ऐसे मतलब ऐसे प्रॉपर मलखांब मुझे तो पता भी नहीं था, जस्ट क्लाइंबिंग किया और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने विशाल सर, जो लकीली मेरे बाजू में रहते थे, मैं लग बोल सकता हूँ मेरा, तो विशाल सर को मैंने बोला दादा मेरे को करना है. तो दादा बोला ठीक है, अपन नेक्स्ट जाके बात करते कुछ. तो और वो टाइम पे एक्चुअली मेरे फैमिली वो स्टेबल मतलब नहीं थी कि वो फी भरे या फिर ऐसा कुछ. तो विशाल सर को भी पता था. तो विशाल सर वो टाइम पे कोचिंग करते थे अलग अलग सेंटर पे, लाइक जैसे कि स्वामी विवेकानंद केंद्र जो मेरा पहला इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, फिर सुविद्या करके, ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूट जैसे अपन करते हैं जैसे कोच, तो वो करते थे वो टाइम पे. और बोरीवली में प्रैक्टिस करते थे. तो उनके साथ मैं है ना वो टाइम पे बचपन में उनके साथ साथ घूमता था हर एक सेंटर में. तो ऐसे कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ महीने बीत गए, कुछ महीने क्या 6 महीने 7 महीने. तो ऐसे उनके साथ प्रैक्टिस कर करके मैंने मलखांब पहले स्टार्टिंग में सीखा, क्योंकि विशाल सर के पास भी ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं है कि क्या बोले कि यार इसको कौन से बेस पे एडमिशन देना है. वो टाइम पे ज्यादा फी नहीं था, 50 रुपए था, वो भी मेरे लिए एक्चुअली मेरे फैमिली को मैं बोल नहीं पाया. तो विशाल सर ने रिक्वेस्ट किया, सुधाकर देखने सर जो स्वामी विवेकानंद के मेन सब पहचानते उन्हें, और दत्ताराम दुदम सर, दोनों एक साथ उन्होंने पहला सेंटर स्वामी विवेकानंद के अंदर चालू किया. तो वहाँ पे सर को रिक्वेस्ट किया कि ऐसा एक लड़का है जिसको प्रैक्टिस करना है. तो उसके बाद मुझे सर ने विशाल सर के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि ऑलरेडी वो कोचिंग कर रहे थे, और मुझे फिर चांस मिला और फिर वो मेरी जर्नी चालू हुई.
2 साल तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेले वहाँ से, और फिर BSc स्पोर्ट्स एंड कल्चर सेंटर में फाइनली 2001 में मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ. सो इट्स लाइक दैट आई स्टार्टेड माय मलकम करियर. सुपर्ब सुपर्ब. खूप छान. खूप अमेझिंग जर्नी होती ही. तुझ्या इतक्या वर्षांच्या प्रवासात असे खूप काही क्षण असतील म्हणजे जे तुझ्यासाठी एकदम न विसरण्यासारखे असतील, तर राईट. या काही न विसरण्यासारखे एक दोन मेमरीज आम्हाला सांगशील? त्यासाठी खूप नक्कीच. स्पेशल आहेत. एकदम स्पेशलिस्ट कारण ते मी कधी अजूनही विसरू शकत नाही. सर्वात अजून जेव्हा ते चालू झालं सेंटर, मी स्वामी विवेकानंद प्रॅक्टिस केली आणि तिकडे ना दरवर्षी कॅम्प असायचा, म्हणजे कॅम्प ऑर्गेनाइज करते थे. तो वहाँ पे ना हर एक बच्चे आते थे प्रैक्टिस के लिए, समर कैंप एंजॉय करने के लिए. तो वो टाइम पे एवरी ईयर कैंप के टाइम पे एंड ऑफ दिस कैंप सबको प्राइज मिलता. तो आई वॉज सो लकी कि मेरा उतना प्रैक्टिस भी हो गया था, तो मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था. और वो सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा कि मुझे जो प्राइज दिया गया, तो दैट इज सबसे मेन चीज मैं बोल सकता हूँ, वो है स्वामी विवेकानंद की बुक. कि मुझे तभी शायद इतना पढ़ने भी नहीं आता था, मैं तो बोल रहा हूँ फ्रैंकली, पर वो बुक लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. वो चीज मैंने पढ़े, वो दैट वाज मेरे लिए बहुत मेमोरेबल बुक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो थॉट्स थे, वो थॉट्स खुद में इनबिल्ड करना और वैसे वे से सोसाइटी में बिहेव करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सुधाकर देखने सर ने मुझे वो प्राइज दिया था. दैट वाज फर्स्ट थिंग. सेकेंड वाज फर्स्ट माय गोल्ड मेडल. वो जैसे कि सबने बोला कि उपनगर का सबसे बेस्ट कॉम्पिटिशन नवोदित कॉम्पिटिशन, जो कि साने गुरुजी में ऑर्गेनाइज करते हैं. और वो मैंने आई थिंक 2 साल पार्टिसिपेट किया. वो टाइम में मुझे रैंकिंग नहीं मिला, पर 2001 में मुझे रैंकिंग मिला, वो भी गोल्ड मेडल के साथ. तो दैट वाज माय फर्स्ट गोल्ड मेडल. और विशाल दादा इतना खुश हुए कि उन्होंने मुझे ट्रैक शूट गिफ्ट किया था. तो उससे कनेक्टेड है दोनों मेमोरीज, क्योंकि मेरे लिए एक कॉमन पीपल, मतलब एक कॉमन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है. जैसे कि आप किसी बच्चे को चॉकलेट देते हो तो वो कितना खुश होता है, वैसे मेरे लिए ट्रैक शूट था. तो आई वॉज सो हैप्पी. थर्ड वॉज फर्स्ट नेशनल 2005 में मैंने खेला. वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है. और उससे मेन मेरा टर्निंग पॉइंट, मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट वो बोलूंगा तो वो 9.20 या 9.00, दैट वाज नेशनल अंडर 18 में था मैं. और उसका वो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो मैं कंपटीशन नहीं खेलता ना, तो शायद मैं आज आपके सामने ऐसे बैठा नहीं होता, डेफिनेटली. क्योंकि वो टाइम पे मैं बहुत डिफिकल्ट आया था. वो क्यों याद है मुझे, क्योंकि उसमें और एक रीजन है. वो उस दिन मैं स्टेट सिलेक्शन के लिए जा रहा था, पर मैं ना बहुत बीमार था, मतलब बहुत फीवर था. तो सब फैमिली वाले भी बोले थे कि नहीं जाना है, नहीं खेलना है. पर सर, टीचर, दादा सबका था कि नहीं तुझे खेलना है, कुछ भी हो जाए जाना है. तो मैं उस दिन प्रैक्टिस को भी नहीं गया था. रात को मीन्स नेक्स्ट डे जाना था सिलेक्शन को, पर मैं गया नहीं था. तो सुबह 4 बजे मेरे घर पे आए, मतलब उठाने को मुझे कि अनूप जाने का है. तो मैं उठा, फिर गया, स्टेट खेला. फीवर था, फिर भी वो पोजीशन में मुझे 4th पोजीशन आया स्टेट में. बट नेशनल में यू नो दैट कि 9.20 9.00. तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट. उसके बाद मेरे बैक टू बैक 6 नेशनल, ऐसे में बोल सकता हूँ. दैट वाज द बिग थिंग. और ना लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सब एक कोच का, एक सर का, सबका ड्रीम होता है, दैट इज वॉज छत्रपति अवार्ड. तो मुझे अवार्ड मिला, दैट इज अ बिग थिंग. बट उससे सबसे बड़ी बात वो थी कि जब मैं स्टेज से उतरा ट्रॉफी लेके, और मेरे सर विशाल सर को मैंने वो जब ट्रॉफी दी, तो लाइक सर तो ऑब्वियसली फुल हैप्पी भी हो रहे, इमोशनल भी हो रहे. कैसे एक्सप्लेन करे, क्योंकि वो 15 साल याद आ रहे थे सबको. उसके बाद सुधाकर देखने सर है, उन्होंने मुझे 15 साल पहले, जिसमें लाइक वो छोटा बच्चा है जिसपे मैंने ट्रस्ट किया था, आज वो छत्रपति अवार्ड, जो कि एक्चुअली बोरेली के लिए सबसे बड़ा अवार्ड था, क्योंकि वो टाइम पे किसी ने बोरेली में छत्रपति अवार्ड रिसीव नहीं किया. तो दुदम सर, सुधाकर देखने सर और मेरे सब सीनियर्स का यही था कि कोई तो छत्रपति मतलब लाए, पर ऐसे किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ ये आएगा वैसे. तो विशाल सर क्या इमोशनल हो गया एकदम, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. उनके हाथ में ट्रॉफी लेके मैंने, दैट वाज बिग थिंग. एज अ प्लेयर हो सबके लिए प्राउड फील होता है. एक्चुअली सही बात है. मैं ये पूछना चाहूंगी कि एज अ प्लेयर, when you started, like when you got selected for nationals for the first time, जब फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था, तो what was the feeling, मतलब, एंड उसके बाद से प्रैक्टिस सेशन कैसे चेंज हुए, like क्या were you following the same pattern or did you change anything? तो उसके बारे में कुछ प्लीज शेयर. श्योर.
ये एक्चुअली हर एक प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब वो खेलता है तो समझो एक बेसिक प्लेयर के लिए मैं बोलता हूँ, उसके बाद में मेरा कनेक्ट करता हूँ कि अगर एक छोटा बिगनर्स मेरे साथ है तो मेरे लिए पहला टारगेट होगा कि सिलेक्ट होना, टीम में खेलना, पार्टिसिपेट करना, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए सर बोल रहे प्रैक्टिस करो, बेसिक प्रैक्टिस सब एवरीथिंग। तो उसके बाद अगर वो डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होता है सर बोलेंगे नाउ यू हैव टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज अ स्टेट लेवल, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली ऑन दैट। तो सर का रहेगा कि नहीं बाबा अभी तो वही सेट निकालेगा तो क्या मतलब रहेगा स्टेट में भी, तो कुछ तो अलग कर, कुछ तो ऐसे कर कि लोगों के बीच में हाईलाइट हो। तो वो चीज है, तो सर वो होने के बाद जब स्टेट में मैं आया तो विशाल सर के फोर्स बढ़ गए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 2 लेवल तो क्रॉस कर लिया था। तो नेक्स्ट लेवल वाज नेशनल लेवल। तो नेशनल में सबका एक होता है कि नेशनल मतलब दैट इज अ वेरी बिग एक, जैसे अगर मुझे आप 15 साल पहले पूछोगे कि अनूप नेशनल में जाना है क्या करेगा, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड फील होगा कि नहीं बाबा नेशनल में जाना है, प्रैक्टिस मिलेगा, टीम के साथ जाना है बाहर, वो बहुत सारी चीजें मेमोरीज है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं उसके लिए रेडी हो जाऊंगा। तो हर एक चीज मुझे करना है वो मैं उसके लिए हर एक चीज के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो फर्स्ट थिंग कि यू हैव टू इंक्रीज योर प्रैक्टिस टाइम। सबसे मेन चीज मैंने वो किया लाइफ में, प्रैक्टिस टाइम मैंने सबसे ज्यादा किया। विशाल सर जो बोलते थे वो करते थे, दुदम सर थे, बाकी सीनियर आशीष, अभिषेक, हम लोग सब साथ में प्रैक्टिस करते थे। वो समय मेरे सीनियर थे पर डेफिनेटली उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता था। तो प्रैक्टिस टाइम मैंने इंक्रीज किया। गोल गोल मैंने सेट किया नेशनल के बाद। गोल मतलब मेन होता है कि जब नेशनल जाते हो क्या हर एक जज आपको दिखता है, स्टेट का ही नहीं, स्टेट भी होता है वहाँ पे, नेशनल भी होता है, डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, एवरीबडी इज देयर। सबकी आंख आपके ऊपर होती है कि आप कैसे परफॉर्म करोगे। और वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद को प्रूव कर सकते हो कि इसके आगे का आपका करियर क्या होगा। अगर आप नेशनल में सेट हो गए तो आपको आगे के जो 5 साल है, 3 साल है, जो भी है तो इजीली आप अचीव कर सकते हो। तो वो चीज मैंने फोकस किया सबसे ज्यादा। और मेन चीज आप स्टेट में जो सेट करे हो नेशनल में भी करो। हाँ कुछ एलिमेंट्स नए ऐड कर सकते हो डेफिनेटली, पर ये चीज का ज्यादा फोकस रखो कि जो आपने सेट किया है उसके पहले जो मिस्टेक किया उसको करेक्ट करो। तो मैंने भी मेरे सेट में वही किया। और मतलब मैंने नहीं, मैंने तो किया, विशाल दादा ने मेरे सेट में करेक्शन किया, बहुत मारे, बहुत फटके दिए। लेग सीधा करने के लिए हैंड्स की पोजीशन है तो हैंड्स सीधे होने चाहिए, वहां पे चाहिए मुझे, उसके सिवा और कहीं पे भी नहीं चाहिए। तो एक बॉडी में हैबिट बढ़ जाती है, जैसे कि आप खाना खाते हो डायरेक्ट मुंह पे जाता है, कान पे नहीं जाता, नाक पे नहीं जाता। तो विशाल सर ने मेरे हाथ ऐसे ही रखे तो वो स्टैचू हो जाता, उठने के बाद हाथ ऐसे ही होने चाहिए। तो वो सारी चीजें बिल्ड, विशाल सर ने मुझे घर पे लेके हैंडस्टैंड कराया हैंडस्टैंड करा, मयूरासन करा। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो यू कैन डू न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट जो कि आपको शायद एक हाईलाइट हो जाए नेशनल में, जो कि आपका एक टर्निंग पॉइंट हो जाए, दैट इज द मेन थिंग। वो एक चीज मैंने ट्राई किया। और अनदर थिंग कि आप जब नेशनल में जाते हो कि उसमें एक बड़ा प्रेशर होता है कि अरे एमपी की टीम आएगी, अरे कर्नाटक की टीम आएगी, बहुत सारी टीम आएगी, तो एक प्रेशर अलग होता है। तो मेन चीज ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप मेडिटेशन बेस्ट हो, मेडिटेशन। तो ये सारी चीजें मैं आफ्टर प्रैक्टिस एवरी टाइम कुछ टाइम के लिए मैं वहां पे बैठ जाता था, स्टेज पे प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद मेडिटेशन कर रहा था और वहां पे बैठा रहता था। तो लाइक दैट आई इम्प्रूव माई लाइक ओवरऑल स्टेट टू नेशनल की जर्नी। ग्रेट ग्रेट, ऍक्च्युली बहुत इम्पॉर्टंट था। मला पुढे असं विचारायला आवडेल की पोल, हँगिंग मलखांब आणि रोप मलखांब यातून तुझं फेवरेट कोणतं होतं? हँगिंग मेरा बेस्ट आहे, इवन एव्हरीबडी नो दॅट। ओके, आणि कारण मी हे विचारलं कारण आजकाल आपण जेव्हा मुलांना विचारतो की करायला आवडेल तर मोस्टली सगळे पोल म्हणतात नाही तर रोप म्हणतात, हँगिंगचा ऑप्शन खूप कमी जण देतात. तर हे हँगिंग काम जे तुला आवडत होतं तर ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी तू मुलांना काही टिप्स देशील का? नक्की नक्की, मी ऑब्विसली आणि मला चांगलंच वाटेल या गोष्टी शेअर, कारण हँगिंग हँगिंग ऐकूनच मुलं आधी घाबरतात, ते मला पण माहिती आणि मुलांना पण माहिती असेल डेफिनेटली मी जे बोलतोय की हँगिंग बोललो की अरे हँगिंग ते हलणार, दादा मी पडणार, दादा माझ्या डोक्यात लागणार, या गोष्टी भरपूर क्वेश्चन क्रिएट होतात. तर हँगिंग ऍक्च्युअली बघा, जर तो अंडर 12 अंडर 14 पासून मलखंब करतोय तो आई थिंक उसको कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी कि ये चीज अचीव करने के लिए. हाँ, माइंड सेट क्रिएट करना है आपको तो डेफिनेटली एक कोच का काम है. और अगर वो स्टूडेंट कुछ होते हैं इनबिल्ट टैलेंट, उनको डिफिकल्ट नहीं होता, तो वो टाइम पे कोच को आगे आना है और वो बच्चों को गाइड करना है कि दिस इज बोथ आर सिमिलर नॉट डिफरेंट. दोनों का शेप तो सेम ही है, हैंगिंग भी वैसा है, पोल भी वैसा है, ओनली डिफरेंस कि उसको नीचे से सपोर्ट नहीं और वो हैंग है. उसमें मेन चीज में मतलब ये मेन डर होता है बच्चों में, जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट कि ये बच्चों में प्रॉब्लम्स होते हैं.
तो इसमें मैंने थोड़ा पॉइंट्स लिखे कि उसमें बच्चे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो पहले थिंग तो ये माइंड सेट करो कि दोनों सेम है, पोल का दोनों का फेस तो सेम है, राइट, दोनों अलग नहीं दिखने वाले। तो वो चीज बच्चे अगर फोकस करे तो उनको डिफिकल्ट, दोनों फैमिली है तो सेम है। अनदर थिंग बेसिक उससे भी कर रहे हैं बचपन से, बस इसको ओपन में डाला है, अंडर 18 ओपन में। तो दैट्स व्हाई ये माइंड सेट होता है, अरे मैं अभी अंडर 18 में जाऊंगा, ओपन में जाऊंगा तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा सर, मैं कैसे करूंगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों में आता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चों को पहली बात तो उसमें डिफरेंस बताना नहीं, उनको बचपन से प्रॅक्टिस कराओ, वो चीज कराओ, तो उनको वो चीज डिफिकल्ट नाही लगेगी। सर्व मुलांना ही डिफिकल्ट वाटणार नाही जे मला ऐकतात त्यांना। मग तुम्ही यावर असा विचार करा की मला आधी बेसिक वर्क करायचं आहे, का माहितीये तिकडे मलकम हलतो, तिकडे मलकम हलत नाही। तुम्ही कंपॅरिझन करा थोडा की जेव्हा तिकडे हलतो त्याला तुला तुम्ही धक्का दिला तरी तो पडणार नाही पोल मलकम, पण हँगिंग मलकमला धक्का दिला त्याच्याकडून मस्ती करू शकत नाही तुम्ही, तुम्हाला चांगलाच वागावं लागेल। तर चांगला वागण्यासाठी तुम्हाला त्याच्याबरोबर फ्रेंडशिप म्हणजे असं म्हणू शकतो आपण, त्याचं आपण मिळून जुळून राहावं लागेल अशी गोष्ट। तो आपको उसके साथ मिलके रहना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली दसरा टेढ़ी बगल टेढ़ी, उसमें आपको हर एक चीज मालूम पड़ेगी कि अगर मैं टेढ़ी कर रहा हूँ तो ये पैर बाहर से आ रहा है, तो इसको इतना एंगल ट्विस्ट हो रहा है। तो वो सारे एंगल्स को एक माइंड से होता कि नहीं ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं प्रॅक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग तर बेसिक झाल्यानंतर आपण येतो एलिमेंट्स, बजरंग झाला, पायाचा फरा, हाताचा फरा, सेम मला वाटतं हँगिंग काही आपण डिफरंट करतो का, मलकम आणि हँगिंग सेमच एलिमेंट आहेत, बस एवढाच आहे की तो त्याची ग्रॅव्हिटी थोडी चेंज होते जेव्हा तो म्हणजे स्लांट होतो त्या गोष्टी। याचा आपल्याला प्रॅक्टिकल नॉलेज नसतो, जेव्हा आपण करतो तेव्हा माहित पडतं। हीच भीती असते, अजून मला वाटत नाही काही भीती असेल तर तुम्ही पोलला जर बजरंग करतात तर तुमची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी एक्झॅक्टली खालती असते, पण जेव्हा तुम्ही बजरंग पकड करता तर ती स्लांट होते आणि कंटिन्युअसली तुला फोर्स खालती खेचत असतं ते बॉडी। तो वो टाइम पे आपको वो प्रैक्टिस करना है कि आपके नी मसल्स उतने स्ट्रांग करो कि ये चीज डिफिकल्ट नहीं रहे, उतने अच्छे से, और मसल स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्शन अच्छा रखो तो ये भी इझिली जाएगा। अनदर वे आपण बघू शकतो की प्लॅन्क्स आहेत हँगिंग मध्ये आणि पोल मध्ये पण, दोघांमध्ये प्लॅन्क आहेत। हे मी पॉईंट का करतो, मुलांमध्ये पण हे गोष्टी येतील की आपण काय कव्हर करू शकतो, म्हणजे दादा जे बोलतोय या गोष्टी आपण कव्हर। तर प्लॅन्क आपण करताना आपले मसल्स हे ह्याच्यात आहे, आपले मसल्स कोर स्ट्रेंथ झालं, आपलं मसल स्ट्रेंथ झाले, हे आपण बिल्ड करू शकतो। ऑलरेडी आपण पोल मध्ये बिल्ड केलं, जसं आपण तिकडे शोल्डर प्लॅन करतो, बॅक प्लॅन करतो, साईड प्लॅन करतो, इकडे थोडाफार डिफिकल्ट होणारच कारण तो हँगिंग आहे, तो हलणार आहे। तर मुलांनी या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की आपण करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा की हा हँगिंग आहे तर मला या वेने मलकम केलं तर हा स्टेबल असेल, की त्याचं जजमेंट त्या करताना की माझे हे मसल स्ट्रॉंग असतील की मी पडणार नाही, की मी माझी कंट्रोल चांगला ठेवणार, तरी या गोष्टीसाठी त्याने मसल डेव्हलप केले पाहिजे। त्यानंतर येतो माउंट आणि डिसमाउंट, पण माउंट साठी मुलं आधीच घाबरणार, कारण त्यांना माहिती मी घोडा केला की मलकम हल्ला की मी पडणार, तोंड फुटणार किंवा काय ना काय होणार आहे। तर त्या गोष्टी मी असं तिकडे काय कमी पडतं मला वाटतं ते कॉन्फिडंट लेवल, तुम्ही पोलवर फ्रंट समोर मारावं किंवा घोडा मारा, त्या मलकम काय हलणार नाही। चुकून तुम्ही पाठ पण आपटली तरी मलकम काय रिॲक्शन देणार नाही, पण तुम्ही हँगिंग बरोबर या गोष्टी करूच शकत नाही। तुम्ही पुश केलं तर तुम्ही पुश झालात म्हणजे आउट ऑफ मॅच। तर मी इकडे म्हणेन की तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट, म्हणजे त्या टायमाला तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल एवढं बिल्ड करा। हा एखादा ऑब्व्हियसली मी पण पडलोय, माझ्यापेक्षा पण जे पण आहे दीपक शिंदे वर्ल्ड चॅम्पियन तो पण पडलाय, सर्व पडले, असं नाही की ते पडले आणि डायरेक्ट म्हणजे मारला पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये आणि कॅच झाले। तर या गोष्टी कधी कधी का कमी पडतात ते कॉन्फिडन्स लेवल, माइंड मध्ये जर एखादा क्वेश्चन पण असतो ना, अरे मी होगा की नहीं होगा, तो ये डेफिनेटली आपको गिरना है, वो आपको माइंड पहले से प्रिपेयर करके रखना। तर त्या टायमाला मी मुलांना हेच म्हणेन की तुम्ही फोकस करा आणि चांगल्या पद्धतीने तुम्ही त्या कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ड करा। जसं आम्ही पोलवर फ्रंट गॅस करताना आधी पडलोय तसं हँगिंग मध्ये पण पडणार, मॅच पडलं तर ऑब्व्हियसली चांगलीच गोष्ट आहे आणि तुम्ही अचीव्ह करणार, तसं या गोष्टी आपण तुम्ही टॅकल करू शकता। अनदर थिंग अजून म्हणेन की काही लोकांना चक्कर येतं, म्हणजे मलकम फिरताना त्यांना विरबिरतं, तर डोकं फिरतंय, राईट, या गोष्टीने कोचेसने आपण समजलं असेल की हा कोणी वॉमिटिंग करून टाकतो स्टार्टिंग मध्ये, तर तिकडे असं वाटतं की ते ऑब्व्हियसली ते फ्रेंडली नाही त्या मुवमेंटशी, तर एकदा तो फ्रेंडली झाला तर तो त्याला इझिली कव्हर करू शकतो, या गोष्टी एक अजून आहे। आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मी बोलली तर ती आहे मलकम मध्ये कोणाला चॅम्पियन व्हायचं ते म्हणजे मी एक गुरु म्हणजे हे देईन टिप, ते आहे फ्लेक्झिबिलिटी। जर तुमच्याकडे फ्लेक्झिबिलिटी आहे ना तर मलकम तुमच्यासाठी काहीच नाहीये, एकदम सोपं है, एकदम इजी है, मतलब हर एलिमेंट मलकम को बिना हिलाए आप कर सकते हो, मतलब सिर्फ ऐसे टच करना है। फ्लेक्सिबिलिटी है हाथ का ग्रिप किया कॉम्बिनेशन करने के सिर्फ आपको टच करना है, आपको प्रेस नहीं करना है, पुश नहीं करना है,
सो लाईक दॅट. सो फ्लेक्सिबिलिटी सर्वात महत्वाची. आणि तुम्ही हे पण बघाल म्हणजे स्टेट म्हणजे तुम्ही आधी कोणतेही म्हणजे मोठे चांगले चांगले प्लेयरचे स्टेट बघा, त्यांचं हे असं ज्यांची फ्लेक्सिबिलिटी त्यांच्या कम्पॅरिझन करा त्याची हँगिंगचे सेट. जर हँगिंग स्पेशली मी हँगिंग म्हणतोय, पोल तर काही करा तो वाकणार नाही, तुम्हाला पण होणार. तर हँगिंग मध्ये तुम्ही डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटीने कव्हर करू शकता. अनदर थिंग, स्टेट प्रिपरेशन करताना या गोष्टीत लक्षात ठेवा की आधी होल्ड पार्ट टाका. असं माझं मत आहे फॉर द बिगिनर्स. आय एम सेइंग ओनली फॉर द बिगिनर्स. ऍडव्हान्स आहे दीपक शिंदे सारखा प्लेअर असेल तर तो काय स्वतःला सर्व ऍटमॉस्फिअरने त्याने स्वतःला हे करून ठेवलंय. तर त्याने तर त्याची डेडिकेशन मी स्वतः बघतो, मी पण कधी कधी काम करतो. पण दीपकचं कम्पॅरिझन तुम्ही करू शकता डेफिनेटली, पण त्याने त्या लेवलचं प्रॅक्टिस केली आहे. तर इकडे मी म्हणेन की स्टार्टिंग मध्ये तुम्ही जेव्हा हँगिंगचं सेट बसवता तर या गोष्टी मुलांना लक्षात ठेवलं पाहिजे की होल्ड एलिमेंट लाईक सी एलिमेंट, स्विंग भजन झाले, पायाचा भरा, हाताचा भरा, मग बंदरी झाली. या गोष्टीसाठी भरपूर कॉन्सन्ट्रेशन लेवल लागतं, भरपूर डेडिकेशन लागतं. आणि ते माउंट करून त्याने स्टार्ट केलं, माउंट किया, फ्रंट कैच किया, घोड़ा किया, वॉट एवर. करने के बाद इमीडिएट अगर वो फास्ट म्हणजे कॉम्बिनेशन पार्ट किया तो उसका ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा. त्या टायमाला त्याला ब्रीदिंग कंट्रोल करणं भरपूर डिफिकल्ट होईल. या गोष्टी मुलांना भरपूर फेस होतात. आणि या गोष्टी कसं आपल्या कोचेसला पण समजत नाही त्या टायमाला की कुठे कधी आम्ही कुठे लॅक करतोय, कुठे कमी पडतोय. त्याची एनर्जी स्टार्टिंग मध्ये जेवढी युटिलाइज झाली आहे की तो शेवटचे एलिमेंट करताना पडतो किंवा या गोष्टी होतात. मुलं नर्वस होतात की नाही दादा मी जमलो, आता हे झालं. तर या गोष्टीसाठी मी हेच बोलेन की ते आधी कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे की आपले जे बेसिक एलिमेंट, पायाचा फरा, हाताचा फरा, हे आपण कव्हर केले पाहिजे, सी एलिमेंट. मग आहे कॉम्बिनेशन कुठे काय आणि फ्लेक्सिबिलिटी असेल तर त्याला कुठच्या एलिमेंटचा आता टाक संपलं आणि आणि बाकी शेवटीच कुठे आपल्याला वरती हँगिंग मध्ये उभं राहायचं आणि फ्रंट फ्लिप मारायचं किंवा बॅक फ्लिप मारायचं, सुट्टीडी किंवा हे करून आपल्याला संपवायचं. तर हे मी तिकडे हे सांगेन. आणि डिफरंट वे, आणि अजून चांगलं करायचं तर डिफरंट वे ऑफ ट्रेनिंग. लाईक जसं मी बोललो रनिंग, जॉगिंग, हे रनिंग केला तर स्प्रिंट मारला लगेच येऊन सेट करायचं, मग पुशअप्स केला लगेच येऊन डिफरंट टेडी किंवा अजून काय. आपण स्वतःला ऑब्झर्व केलं पाहिजे. मी आता कुठे आता जर मी दिवसात 3 किंवा 4 सेट करतोय तर मला पुढे अजून कोणतं ट्रेनिंग सेशन मला वाढावं लागेल. तर या गोष्टी जर आपण इन्क्लूड केल्या तर डेफिनेटली हँगिंग मध्ये तो त्याला कोण थांबवणार नाही. म्हणजे हे जे मी पॉईंट सांगितले नक्की या गोष्टी जर त्याने डोक्यात टाकलं तर त्याला हँगिंगचा मास्टर होण्यासाठी म्हणजे कोणी थांबवू शकत नाही. खरंच म्हणजे हँगिंगसाठीच नाही तर ओव्हरऑलच पोल किंवा रोपसाठी पण तुझे हे गाईडलाईन्स खरंच युजफुल आहे. आणि दुसरं मला हे विचारायचं, तू बोलला की कॉन्फिडन्स हा बिल्डअप करण्याची गरज आहे आणि त्याबरोबर एक्झिक्युशन पण. तर कॉन्फिडन्स आणि एक्झिक्युशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी तू असं काही स्पेसिफिक असं सांगू शकशील का, किंवा असं काही जे तू प्रॅक्टिस केलं आणि तुला त्याचा फायदा झाला असं काही आहे? ओके, कॉन्फिडन्स बद्दल मी सांगेन तर हे गोष्ट आहे ना ऍक्च्युली आपल्या माइंड मध्ये दोन, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये दोन गण असतात, एक माइंड असतं आणि एक हार्ट असतो आपला. जेव्हा आपल्याला भीती वाटते आणि आपल्याला नाही करायचं तर त्या गोष्टी काय असतात ते माइंड असतं. कारण माइंड नेहमीच तुम्हाला बोलणार की नको करू, पण तुझा हार्ट काय बोलेल, तुला जर मलकम करायचं आहे तो तेरा दिल बोलेगा नहीं मुझे करना है और मुझे अचीव करना है, वो चीज बोले. माइंड काय आहे की माइंड नेहमीच तुला दोन नको 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 करूच पडेल. मग या गोष्टी तुझ्या माइंड मध्ये येणारच आहे. तर याला टॅकल करण्यासाठी तुला त्या टाइम म्हणजे मुलांना या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवली पाहिजे. आणि त्या टायमाला काही असतं की काही मुलांना आपण म्हणजे त्यांना ते सडनली एकदम ब्लँक होऊन जातं की आता काय करायचं, एकदम कन्फ्युज होत. सर्वात महत्व त्या टायमाला ऍज अ कोच जो तिकडे उभा आहे त्याने स्टँड घेतला पाहिजे. त्याला बिल्ड की नको तू पडला तरी चालेल, मी इकडे आहे ना, तुला मी सपोर्ट करेन. हे जेव्हा ऍज अ कोच देतो ना कॉन्फिडन्स, तेव्हा मुलाचं लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स जे 1% 2% असतं ते कमीत कमी मला वाटतं 50% तरी होत असेल. मग नंतरची गोष्ट जवळ आल्यानंतर पडणं हे तर गोष्ट होतात. तर जेव्हा ऍज अ कोच बोलतो ना की नाही करना है तुझे, काही काही मुलांना प्रेमाने बोलावलं, काही काय करावंच लागतं. करना मतलब करना है, मुझे पता नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए, तो वो टाइम पे उसको पता है कि ये सर कोच से मुझे डर लग रहा है तो मुझे करना ही है. तर याप्रमाणे त्यांनी म्हणजे कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ड करू शकतो. अजून एक काय होतं तुम्ही अजून एक काय विचारलं होतं? एक्झिक्युशन बद्दल. एक्झिक्युशन हे ऍक्च्युली आपण जर आता मी इकडे पण बसलोय तर मी कसं वागतोय ही म्हणजे एक पर्सनॅलिटी पण बोलू शकतो आपण. एक्झिक्युशन मलखांब, जिम्नास्टिक, योगा मध्ये
बघ आपले हे असे गेम आहेत ना जिथे सर्व सेमच करतात, काही नवीन नाही करत. आता धोनी हेलिकॉप्टर शॉट मारतो, त्याचं मुवमेंट वेगळी गोष्ट आहे राईट, तो फुल. तसं आपल्या जिम्नॅस्टिक मध्ये मलखांबमध्ये काय सर्वांचे एलिमेंट ऑब्व्हियसली ओ असतं, एक डिफिकल्ट लेवल असतं, पण एक्झिक्युशन हे सर्व लोक आणू शकतात, सर्वांकडे असतं एबिलिटी. एक्झिक्युशन म्हणजे आता मी हात असा ठेवलाय स्ट्रेट, हे एक्झिक्युशन झालं. सिम्पली एक सिम्पल बसून जर हे मुलं घरी बसून पण केलं तर त्यांची इम्प्रूव्ह. आता मी मिररला बघून कॅमेराला बघून असं करतो, म्हणजे हा माझ्या स्ट्रेट आहे, तर या गोष्टी मी इम्प्लिमेंट करतो. मलखांमध्ये आपल्याला मुलं कुठे दसरंग तेडी, बगल तेडी, बजरंग सिंग, बजरंग हाताची पायाची, सर्व या गोष्टी सेम करतात, पण कोण एक्झिक्युशन मध्ये सांगतो. आता मी कंपॅरिझन मानायला गेलो तो शशीधर मस्कर आहे एक्झिक्युशन वाईज, सागर ओवाडकर आहे, आदित्य आहे, आपला आदित्य पाटील आहे, तर या आणि आता समर्थ राणे पण, म्हणजे ज्या ह्यांचे मी आता करंटली जे सेट बघितले. शशीधर माझा एकदम आयडियल होता, कारण तो एकदम त्या टाइमचा. तर त्याला मी जेव्हा हे बघितलं ना की आपण कुठे, मी जेव्हा अंडर 12 होतो तेव्हा नॅशनलला पण खेळलो होता, तर मी तेव्हा या गोष्टी कंपॅरिझन करायचो एक्झिक्युशन. आणि या एक्झिक्युशन तो शब्द माझ्यासाठी भरपूर नवीन होता, तर माझ्या सरांनीच या गोष्टी कंपॅरिझन करून मला शिकवलं की नाही अनुप, ये चीज अपने में कम पड रही है. तर या गोष्टी आपण एक्झिक्युशन जर आपण आपल्या सेटमध्ये स्टार्टिंग मध्ये उभा राहण्यापेक्षा पासून सेट संपल्यापर्यंत एक्झिक्युशन ठेवलं ना, तर इनडायरेक्टली आपले जे एक्झिक्युशनचे पॉईंट आहे 4.4, तुम्ही विचार करा किती पॉईंट, म्हणजे केवढे चांगले पॉईंट वाढतील तिकडे. तर या गोष्टी इनडायरेक्टली हे सर्व आपल्या हातात आहे, आणि आपणच या गोष्टीचं आपल्या मार्क्स मध्ये करू शकतो. जर तुमचा रिक्वायरमेंट कम्प्लीट आहे तर एक्झिक्युशनचे जर तुम्हाला 3.2 पॉईंट भेटतात, तर तुमचे पॉईंट 8.5 कुठे जातात. तुम्ही पण कॉमन पीपल नाहीये मग त्यासाठी. तर एक्झिक्युशन वाढवलं तर नक्कीच मला वाटतंय की जे बोलतात की अरे दादा माझं सर्व सेट मध्ये होतं पण कुठे मार्क्स आलं नाही, तर हे मला वाटतं तिथे एक्झिक्युशन आहे, अजून काहीच नाही. ग्रेट. थँक्यू अनुप. मला असं विचारायला आवडेल की जेव्हा कॉम्पिटिशन्सचा फेज असतो तेव्हा प्रत्येक कोच टू कोच किंवा प्लेअर टू प्लेअर ती प्रॅक्टिस करण्याची पद्धत बदलली जाते. तर कॉम्पिटिशन फेज मध्ये एक्झॅक्टली कसं केलं पाहिजे, लाईक प्रॅक्टिस कशी असली पाहिजे, याबद्दल थोडं गाईड करू शकतोस? ओके, तर कॉम्पिटिशन फेज ऍक्च्युली या टायमाला असं म्हणायला गेलं तर स्वतःची प्रॅक्टिस आपण रिझल्ट कसं प्रेझेंट करतो या टायमाला, हे त्यालाच म्हणजे असं म्हणायला जो जिता सिकंदर बोलते ना, तो वो चीज है. तो कंपटीशन फेज में बहुत जन के लिए कैसे होते हैं कि कोई नर्वस हो जाता है, कोई को लगता है यार नहीं अभी ये है वो है तो मेरा नहीं होगा सेट, या फिर एटमॉस्फियर. तर मी आधी ह्याच्यात काही म्हणजे असं आहे की मुलांना ते काही गोष्ट डोक्यात ठेवतात, त्यातून मी असं म्हणेन की ते थिंक अबाउट द पास्ट, म्हणजे ते आपल्या पास्ट बद्दल जे सेट आधी केलंय तर ते त्याबद्दल विचार करतात, आणि त्यामुळे ते एक नर्वस होतात. एक असंही मला असं वाटतंय, म्हणजे जर माझं हे प्रमाणे मग मिस्टेक जे आधी पडलाय, कधी त्याने बजरंग करताना पडलाय किंवा फ्रंट मारताना पडलाय, तर या गोष्टी तो विचार करायला लागतो कॉम्पिटिशनला. म्हणजे ज्याचा कॉन्फिडन्स लेवल कमी आहे त्यांचं म्हणतो, बाकी ज्यांचं आहे ते त्यांना कोण हलवू पण शकत नाही. तर या गोष्टी झाल्या. मग तो हे पण बघतो की कॉम्पिटिशन कुठे ठेवली आहे, इनडोर आहे की आउटडोर आहे. तर त्याचा एक प्रेशर त्याचा वेगळंच असतं की हा बाबा आता इनडोर असेल तर मस्त मजा येईल, पण ज्याने इनडोर केलंच आउटडोर केलंच नाहीये तर त्यासाठी भरपूर प्रॉब्लेम असतात त्या गोष्टीचा. तर हे गोष्ट आहे, तर त्याचा एक प्रेशर त्याला एक जनरेट होतं की डोक्यात आता काय करायचं. आणि अनदर थिंग, आता करंट जनरेशन मध्ये मी बघतोय जे काय जजेस पॅनल, जजेस मध्ये आल्यानंतर तो ग्राउंड मध्ये मलकाबला नाही बघणार, तो आधी जजेसला बघणार की कोण बसलाय, हा बसलाय, अरे तो बसलाय. तर या गोष्टी तो स्वतःच्या माइंडला ऑलरेडी, म्हणजे ते बघ एक इव्हेंट म्हणजे माइंड एक असं गोष्ट आहे जे तू जसं इन्स्ट्रक्शन देणार तसं तो फॉलो करणार. तर तू पॉझिटिव्हली असणार तर तुला कोणी हलवू शकणार नाही, इव्हन की कोई कुछ नाही कर सकता. तर मला असं वाटतंय की जेव्हा तुम्ही ग्राउंडला जातायत तर त्या गोष्टीचा तुम्ही विचार ना करता, म्हणजे कोण बसलाय कोण नाही बसलाय, ग्राउंड कसं आहे, तुम्ही जर या गोष्टीने गेलात, या सर्व फेस हँडल केलात, तर तुम्ही या कॉम्पिटिशन किंवा अजून येणारे किती पण कॉम्पिटिशन, कोणत्याही लेवलची कॉम्पिटिशन असू दे, तुम्ही नक्कीच यश मिळवणार. आणि अशा गोष्टीचा अजिबात विचार करू नका. कॉन्फिडन्स लेवल डेफिनेटली त्यांना त्या टायमाला बिल्ड करावं लागेल. आणि निगेटिव्ह अजिबात 1% पण ठेवू नका. कोण बसलाय त्याचा विचार तर तुम्ही लांबचीच गोष्ट आहे. या गोष्टी आपल्या ऍज अ कोच आपण डिसाईड केलं पाहिजे की मुलांना या गोष्टीचं इनपुट दिलं पाहिजे की तुम्ही जेव्हा कॉम्पिटिशनला जाता तर तुमचा आधी फोकस तेच असला पाहिजे की ग्राउंड आणि तू, या गोष्टीशिवाय अजून काही आल्या डोक्यात नाही आलं पाहिजे. त्या संपल्यानंतर आपण जे काय डिस्कशन सेंटर मध्ये आता नाही, तर तुझा आधी
ते जे तुझे 1-1.5 मिनिटाचं सेट आहे त्यावर फोकस कर, कारण ते परत येणार नाही तुझ्या लाईफमध्ये. Correct. तर या गोष्टी आपण जे मिस्टेक होणार आहे त्या मिस्टेकला आपण थांबवू शकतो आणि या कॉम्पिटिशन फेजतून चांगल्या पद्धतीने आपण रिझल्ट घेऊन पुढे वळू शकतो. हो. आपण नेहमीच म्हणतो मेंटल स्ट्रेंथ याबद्दल आपल्याला माहिती पण आहे, पण बऱ्याच वेळा असं होतंय, म्हणजे मी पण बघितलंय की फिजिकल स्ट्रेंथ डेव्हलप करण्याच्या गडबडीत आपण कधी कधी मेंटल स्ट्रेंथ डेव्हलप करायला विसरतो किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं. तर मेंटल स्ट्रेंथचा इम्पॉर्टन्स याबद्दल तू काय सांगशील? म्हणजे ती कशी डेव्हलप केली पाहिजे? मेंटली स्ट्रॉंग एखादा प्लेअर त्याला कसं केलं पाहिजे? सर्वात प्रथम म्हणजे मी असं बोलेन की जेव्हा तो प्रॅक्टिस करतोय, तो क्लाइम्बिंग असेल, दसरंग असेल, तेडी असेल, काही असेल, तो करताना त्याचा कॉन्फिडन्स लेवल किती बिल्ड होत आहे तिकडे, म्हणजे या गोष्टीसाठी ह्या बेसिक गोष्टच सांगतोय मी. मेंटल स्ट्रेंथ म्हणजे हे जवळ त्या लेवल मध्ये पोहोचायचं तर आपल्याला आधी आपल्या बेसिक फंडामेंटल जे आपण करतो त्याच्यावर फोकस केला तर डेफिनेटली त्या गोष्टी इझिली, म्हणजे तेव्हा त्याला काही वाटणार पण नाही कि बाबा हे काय आहे काय नाही, तर या गोष्टी इझिली तो कव्हर करू शकतो. तर दसरंग, तेड़ी, हर एक एलिमेंट पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो कॉम्पिटिशन फेस मतलब जाईल, मग तिकडे तो परफॉर्म करेल आणि त्या चांगलं रिझल्ट देईल. तर त्याने या गोष्टीसाठी तिकडेच, म्हणजे तिकडे कॉम्पिटिशन फेसला नाही, सेंटर मध्येच या गोष्टी सर्व त्याने प्रॅक्टिस केली पाहिजे आणि मगच तो त्या गोष्टी कॉम्पिटिशनला चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. त्यात आपण हे करू शकतो की एक्झाम्पल नंबर ऑफ टाइम सेटची प्रॅक्टिस, रिपिटेशन, म्हणजे आता समजा कॉम्पिटिशन मध्ये आपण एक सेट करतो किंवा 2 सेट करतो, कंपल्सरी आणि ऑप्शनल, तर त्यात आपण या गोष्टी करू शकतो. सॉरी, हिंदी में बात किया तो चलेगा बिकॉज ऑडियंस में काफी ऐसे लोग हैं जो मराठी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हिंदी में ही बात करिए. चलेगा. तो वो टाइम पे अपन ऐसे चीज कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करके, रिपीटेशन नंबर ऑफ टाइम करके, तो बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सकता है. तो वो एक चीज मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ टाइम प्रॅक्टिस करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. म्हणजे जे गोष्ट आपल्याला नाही विचार करायचा, म्हणजे जो चीज अपने को नहीं सोचना है वो चीज बिल्कुल नहीं सोचना है वो टाइम पे. जो अगर ग्राउंड पे आया तो मुझे मलखंब की प्रैक्टिस करना है, फिर मुझे वहां पे क्रिकेट खेल रहा है तो कोई टेनिस खेल रहा है, तो माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको वो टाइम पे. एंड देन यू हैव टू फोकस ओनली योर गोल and definitely you will achieve your goal. and सेट के टाइम you and your सेट, बाकी मुझे और कोई नहीं चाहिए. अगर आपको कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है तो ऐसे बिहेव करो कि नहीं सुन रहा हूँ मैं, कि आप खड़े, हाँ बाकी चीज भूल जाओ कि क्या करना है. तो ये जब भी आप सेट कर रहे हो तो मैं वही करता था फॉलो, कि जब मैं सेट करता था तो मैं मेरे में ही रहता था ज्यादातर. मेरे सर जितना बोलते थे उतना, बाकी कोई आके मुझे कुछ भी बोले वो चीज मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं वो टाइम पे अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर मेरे सेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये चीज आप इसके थ्रू अपने सेट को मतलब अपने कंट्रोल रख सकते हो. जैसे आप एक कोच भी है, हम सबको पता है, बहुत अच्छे कोच है. तो हम जैसे जो नए कोच अभी ट्राई कर रहे हैं कि एक कोचिंग लेवल में अच्छा करने के लिए, तो आप हम जैसे नए कोचेस को कुछ टिप्स देंगे, एक हमें कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए इसके बारे में? ओके. एक्चुअली सबका पैटर्न अलग होता है कोचिंग के लिए, तो डेफिनेटली तो उसको मैं जज नहीं करूंगा ऐसे, पर आई थिंक एवरी स्टेज पे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में, राइट. तो अच्छी चीजें हमेशा हमको लेनी चाहिए लाइफ से और आगे बढ़ते रहना चाहिए. तो उसमें से कुछ चीजें ऐसे जैसे ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट नहीं आता उनका कॉम्पिटिशन में, तो एज अ कोच कोई कोच वहां पे उनको डांटना चालू कर देता है, तुला समझ, आपको समझता नहीं कि कैसे सेट निकाला है, अक्कल नहीं है क्या, या फिर जस्ट जो भी कुछ है, एग्रेशन वहां पे हो जाता है, या फिर उसने कुछ मिस्टेक भी किया तो वहां पे ऑन द स्टेज ही वहां पे चालू हो जाता है. फिर वो चीज आई थिंक एज अ कोच आपको थिंक करना है कि उसका मेंटल स्ट्रेंथ क्या है वो टाइम पे, और अगर उसने कुछ मिस्टेक भी किया है तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, वो बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है. अगर आपको कुछ भी करना है तो आप पहले एक सेंटर में करो, मतलब एज अ समझो अगर कल कंपटीशन का डेट डिक्लेयर हुआ तो अपने में कैसा होता है कि सब कोच आज चलो अभी कल काम है, मतलब अपनी एक मेंटेलिटी है, मतलब अपने इंडियंस ही बोल सकते हैं कि काम लास्ट मोमेंट तक करना है, ऐसा सीन है. तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस होना है, अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज माइंड में रखना ही है कि एज अ कोच मेरे को उसका क्या वीकनेस है, मतलब एज अ कोच मैं सबको बोलूंगा कि अपने स्टूडेंट का वीकनेस फाइंड करो,
उसको ये गेम में इंटरेस्ट है या नहीं है, पहले ये चीज वो भी देखो कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अननेसेसरी चीज उसको फोर्स मत करो। जब तक उसको खुद से बिल्ड नहीं होगा तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर बिल्ड होता है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली, आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है, तो वो चीज मैटर करती है। तो ये चीज आप माइंड में रख सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे मत रखो कि नहीं बाबा आज कल कॉम्पिटिशन है, तर मला आज 4 सेट पाहिजे, मुझे आज 5 सेट चाहिए, कल कॉम्पिटिशन है। तो वो चीज आप बिल्कुल मत थॉट करो कि आपको उसको ये सारे जितने भी आपको करना है तो आपको पहले प्रैक्टिस करना है और फिर उसको वो हिसाब से ट्रेनिंग देना है। आणि और बोला जाए तो कंपटीशन में आने के बाद आई थिंक आपका बिहेव न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन प्लेटफॉर्म उसके लिए, आपके लिए नहीं। आपको सिर्फ वो टाइम पे देखना है कि हाँ मैथ प्रॉपर है कि नहीं, मलकम प्रॉपर है कि नहीं, ग्रिप प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि आपको जो भी करना है, मतलब जो भी करना था वो आपने कर लिया। और ये चीज हमेशा एज अ कोच अपना, क्योंकि एग्जाम जैसे अपने एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के टाइम आपको कोई टीचर आके बताता नहीं है कि इसका आंसर ये है, उसका आंसर वो है। तो वो टाइम पे अपने को डिसीजन लेना है, यस यस और नो, दो ही चीज। तो वो टाइम पे वहां पे तो अपने को गाइडेंस तो मिलता है डेफिनेटली, पर वो टाइम पे उनको मेंटली प्रेशर, अगर कोई एलिमेंट वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको एक बार ट्राई करके देख लो। हो रहा है तो ओके, नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली अगर वो आपने जब मतलब फोर्सफुली बोला तो डेफिनेटली मे बी उसका इम्पैक्ट उसके फेस पे हो सकता है। पर ये चीज में कभी कभी पॉजिटिव भी आता है, आई नो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे लैंडिंग भी कर लेते हैं। तो उसमें क्या ऐसा होता है, कोच को पता होता है कि हाँ मैं इसको डांटूंगा तो शायद, मतलब ऐसे नहीं पर्सनली, बाहर जाके डांटूंगा तो शायद ये लैंडिंग करेगा। तो कोच लोगों को आइडिया होता है, क्योंकि ये मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं इसीलिए बोला कि हर एक कोच का ट्रेनिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, हर एक स्टूडेंट का बिहेवियर अलग होता है। तो कोच को आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं इसके साथ ऐसे बिहेव करूंगा तो ये रिजल्ट देगा, और इसके साथ मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो वो रिजल्ट देगा। तो मे भी एज अ कोचिंग करने के टाइम मैं देखता हूँ कि किसी किसी को मतलब सीधे उंगली से घी निकल जाते हैं और किसी किसी को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट आता है। और ये चीज मेरे ख्याल से बाकी अपने यंगस्टर है जो अभी के कोचेस है उनको भी ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। और सबसे मेन चीज इसमें यही बोलूंगा, प्लीज प्रैक्टिस कॉम्पिटिशन के पहले करो, मतलब लास्ट मोमेंट पे आके मत करो कि नहीं आता सिलेक्शन आ रहा है कि सिलेक्शन का डेट आ गया तो हम विल प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, ऐसे मत करो। तो आप पहले से माइंड सेट करो और फिर स्टार्ट करो। ठीक है, लंबे रोज का घोड़ा बनना है तो आप डेफिनेटली right. Like as you said कि consistency and regularity is the key, and knowing a player's psychology is very important, right? राइट। Yeah. So ये हुआ आपका एक प्लेयर पर्सपेक्टिव से और एक कोच के पर्सपेक्टिव से मेरे ये सवाल थे। अब मैं आपको थोड़ा आपके नेक्स्ट लेवल के जर्नी के बारे में पूछूंगी। जैसे आफ्टर छत्रपति आपने ये अवार्ड जीतने के बाद आपका जर्नी क्या था, आपने क्या क्या किया, एनी प्लान्स, कुछ भी, वो प्लीज शेयर करिए हमारे साथ। ओके श्योर श्योर। सो आफ्टर छत्रपति, मतलब वो तो मैंने सोचा भी नहीं था, 3 साल में छत्रपति मिल गया था और बीएससी मेरा डिग्री भी मुझे मिल गई थी। और पापा का ड्रीम था कि इंजीनियर करके एक इधर तो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करे, और हर एक पेरेंट्स का होता है कि खत्म होने के बाद मेरा बच्चा यहाँ पे काम करे वहाँ पे काम करे। तो सेम लाइक माय फादर आल्सो ही वांट कि मैं कहीं तो अच्छी जगह पे काम करूँ, और ये मलखम बिलखम कब तक करेगा, उनके माइंड में वही था। तो मुझे तो एक्चुअली बिल्कुल छोड़ना नहीं था मलखम, और मुझे कंटिन्यू करना था, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया, बीएससी किया, बॉम्बे में था। अदरवाइज मुझे छत्रपति नहीं मिलता, वो एक चीज। उसके बाद मैं इमीडिएट मुझे टेक महिंद्रा में जॉब भी मिल गया था, और मैं जॉब कर रहा था तभी कुछ मतलब महीने बाद वो चीज मेरे वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ये वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि यार नहीं यार ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, ऐसा मुझे फील होने लगा। उधर एक बिग रीजन था कि जब मैं ब्रेक टाइम पे खेलने गया था, मतलब वहाँ पूना में था मैं एमएनसी टेक महिंद्रा में, तो वहाँ पे कैसा है कि ग्राउंड था, बहुत सारा बड़ा कैंपस होता है। तो मैं जस्ट मेरे ब्रेक टाइम में खेल रहा था, तो टीएल ने मुझे देखा था और उसने बोला कि दिस इज नॉट अलाउड फॉर यू, यू गाइस हैव टू लाइक ब्रेक एंड देन गो बैक टू वर्क। तो मैंने बोला माय ब्रेक टाइम, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। बोले नहीं नहीं आपको अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली वो चीज मेरे को बहुत लग गई मन पे कि यार अपना ब्रेक है और अपने को करने को नहीं मिल रहा है। और एज अ कॉर्पोरेट फील आई थिंक मुझे लगा कि मैं उसके लिए नहीं बनाऊं, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था वो दीवार के अंदर से। तो 1 साल के बाद मैंने वो छोड़ दिया, मतलब बॉम्बे आ गया वापस। और ऑब्वियसली छोड़ना इज नॉट डिफिकल्ट, तो पेरेंट्स का बहुत प्रेशर था कि अब क्या करेगा, इतना बड़ा कंपनी छोड़ दिया और ये सारे चीज इसके सब फेस कर रहा था। वो टाइम पे मैंने सोचा कि यार कुछ तो स्पोर्ट्स के लिए करता हूँ, जिससे मतलब किसी को रीजन भी नहीं मिलेगा कि
कुछ नहीं कर रहा है, तो मैंने बीपीएड ज्वाइन किया आने के बाद बॉम्बे। और बीपीएड ज्वाइन करने के बाद एक साल में बीपीएड किया, और उसके बाद मैंने रवि सर करके, मतलब उन्होंने मुझे फोन किया, मतलब बीपीएड कंप्लीट होने के बाद। तो दैट वाज माय स्टार्ट जॉर्जिया's गॉट टैलेंट। तो एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें वो ना एक फ्लो था ऑटोमेटिकली, मतलब वो वैसे मुझे जाना ही था। तो बॉम्बे आने के बाद बीपीएड बीपीएड के बाद ये मैं अभी क्या करूँ, वो सारी चीजें को वर्क करा। तो वही टाइम पे मुझे गणपति का टाइम था आपने, तो रवि सर ने मुझे फोन किया था कि अनुप जॉर्जिया's गॉट टैलेंट में तेरा सिलेक्शन किया है, तो तेरे को वहाँ पे जाना है। तो आई वॉज सो हैप्पी, मुझे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि मैंने आज तक उसके पहले कभी मलकम इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं किया था, और मेरे लिए बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं था कि अभी क्या करूं। तो दैट वाज न्यू फॉर मी, और दैट वाज सो सक्सेसफुल। जॉर्जिया's गॉट टैलेंट वर्ल्ड वाइड फेमस है, इवन आप वीडियो भी आप सर्च करोगे मलकम तो पहले वीडियो वही आता है। तो इट वाज स्टार्ट, एंड फिर रवि सर ने एक मीटिंग भी लिया था, उन्होंने कहा था कि अभी तुम लोग को ये फील्ड में अगर कुछ करना है तो तुम लोग को थोड़ा थीम चेंज करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली तुम्हारा माइंडसेट। तो दैट वाज द मोटिवेशन बाय रवि सर ओनली, और फिर मैंने ये जर्नी चालू की आफ्टर माय छत्रपति। ओके, नाइस नाइस। लाइक यू आर इन टच विद स्पोर्ट्स, ऐसे नहीं कि गैप हो गया या फिर टच? नहीं, एक्चुअली मैं जब टेक महिंद्रा में था तब भी मैं सैटरडे संडे बॉम्बे आता था, एवरी सैटरडे संडे। ग्रेट। और ऊपर से पुणे में भी मैं वहाँ पे संतोष गाड़ी के, वो भी छत्रपति अवार्ड विनर है, तो उसके सेंटर में मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो ही वाज सपोर्टिंग टू मच आउट देयर आल्सो। तो मलकम तो वैसे छूटा ही नहीं था बिल्कुल। सुपर सुपर। ये इनक्रेडिबल मलखाम जो हम आपके वीडियोस देखते हैं, आपके यूट्यूब पे काफी सारे उसके बारे में वीडियोस आपने डाले हैं, तो ये कंपनी आपका खुद का है, यू स्टार्टेड इट, यू हैड दैट आइडिया, तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, ये कैसे स्टार्ट किया आपने? अभी जैसे मैंने एक टेक महिंद्रा की जर्नी बताई, तो इसके बाद आने के बाद ऑब्वियसली मैं पूरा ब्लैंक था कि मैं क्या करूं। मैंने टेक महिंद्रा में मलकम परफॉर्म किया था एज ए एम्प्लॉय, तो मेरा वो टाइम पे कोई गोल सेट नहीं था कि इसमें करियर करना है। पर जॉर्जिया's गॉट टैलेंट के बाद है ना, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो मुझे जापान से, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे मेरे, तो जापान ने कांटेक्ट किया था कि अनूप ऐसे से मलकम करना है, तो वो एक चीज हो गया। और उसके बाद जॉर्जिया's गॉट टैलेंट से हम लोग रिटर्न आ गए थे, तो मुझे ना तभी एक ईमेल आया था इंडिया's गॉट टैलेंट से। तो मैं रवि सर से सजेशन ले रहा था कि दादा मैं काय करूँ, कि ऐसा साल है। तो दादा मुझे बोला कि अनुप तू कर, बिंदास परफॉर्म कर। तो दादा का बहुत सपोर्ट था उस चीज के लिए। तो दादा को मैंने पूछा, दादा मैं क्या करूँ, मलकम इंडिया का नाम दूं, कैसे करूँ? तो दादा ने वो टाइम पे मतलब पुश किया कि अनुप नहीं, तू तेरे नाम से जा। तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इनक्रेडिबल मलकम। वो आज मतलब इनक्रेडिबल मलकम फॉर्मेशन ही रवि गायकवाड़ दादा है, तो साने गुरु जी विद्या मंदिर, उनके मोटिवेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने मुझे वो टाइम पे मोटिवेट किया कि अनुप तेरे नाम से जा। तो इन द स्टार्टिंग मैंने कैसा कि मेरा नाम दिया था, इनक्रेडिबल मलकम की जगह पे अनुप ठाकुर था। पर मुझे कहीं तो लगा कि नहीं, मुझे मेरा नाम नहीं करना है, मतलब अगर मैं मलकम का ही नाम लूंगा तो इनडायरेक्टली वो फेमस ज्यादा होगा। तो और मलकम क्या है वो चीज पे मैं वर्क कर रहा था कि मलकम एक्चुअली क्या है। तो उससे रिलेटेड मैं शब्द देख रहा था, बहुत सारे कमेंट्स देखे, बहुत सारे मलकम के लिए किसने मतलब किन किन लोगों ने क्या क्या यूज किया है। तो ज्यादातर मैंने देखा कि वो इनक्रेडिबल ऐसे शब्द ज्यादा यूज हुए थे। तो इनक्रेडिबल इंडिया, तो इंडिया इनक्रेडिबल है क्योंकि उसके ट्रेडिशनल, उसके आर्ट, उसके ऐसे कल्चर, उसके सारे की वजह से। तो वो भी एक पार्ट है, मलकम भी एक पार्ट है इनक्रेडिबल इंडिया का। तो दैट्स व्हाट माय थॉट कि अगर मैं ये नाम दूंगा तो ये शायद ज्यादा फेमस हो जाएगा और लोगों तक ये ज्यादा रीच होगा, मलकम शब्द एंड इनक्रेडिबल। तो दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ इनक्रेडिबल मलकम। और इसमें सबसे बड़ा मैं बोलूंगा तो रवि दादा का, साने गुरु जी का, पूरी टीम का, उनका सपोर्ट था। अदरवाइज ऑब्वियसली मैं मलकम मतलब इनक्रेडिबल मलकम फॉर्मेशन कभी नहीं होता, मैं डेफिनेटली उनका ही पार्ट होता और उनके ऑब्वियसली मलकम इंडिया को मैं और आज भी उसके साथ ही था। सुपर सुपर। यूट्यूब पे भी आपका चैनल है, आप बताएंगे कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं आपके? अभी तक मेरे एग्जैक्टली मैंने चेक किया तो 4.98 हो गए, मतलब 5। सुपर। एक्चुअली कैसा है कि मैं उसमें सब्सक्राइब करने के लिए मैं चीज नहीं बोलता, क्योंकि कैसा है कि सबके वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही आप लाइक करोगे, तो मैं उसमें अगर जबरदस्ती बोलूंगा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करोगे।
तो वो एक चीज मैं फील करता हूँ कि डेफिनेटली आप अच्छा लगे तो आप लाइक करो। तो अभी भी मैं वही बोलूंगा, अच्छा लगा तो लाइक करो। ऑफ कोर्स मैं सबको बोलूंगी, बहुत अच्छे वीडियोस हैं अनूप के, सब लोग जाके प्लीज इनक्रेडिबल मलखाम का यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक करिए। अनूप, इनक्रेडिबल मलखाम के साथ साथ हमने एक और चीज देखी है सोशल मीडिया पे जो अभी आप स्टार्ट किए हैं, दैट इज मलखाम एनिमेटेड। तो व्हाट इज मलखाम एनिमेटेड? ये कुछ अलग हमें लग रहा है कि समथिंग यूनिक है, कुछ प्लीज बताइए। यूनिक हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एज अ मलखम मेरे दिमाग में तो हमेशा मलखम के बारे में चालू रहता है कुछ ना कुछ। और अब ये लॉकडाउन हो गया था, तो पहले तो लॉकडाउन के पहले तो पूरा बिजी शेड्यूल था कि कुछ थिंक करने को टाइम ही नहीं मिलता था इस चीज पे, खुद का वर्क भी थोड़ा डिले होता था। तो लॉकडाउन के बाद खुद के लिए बहुत टाइम मिला, और एनिमेशन वेलकम मेरे दिमाग में एक्चुअली ऐसे आया कि दुदम सर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें दुदम सर ने बोला था कि उन्होंने राउंड ऑफ बैक कैच मारा था वो टाइम पे, दुदम सर के टाइम पे। फिर पोल पे से उन्होंने डबल बैक मारा था। तो आजकल के बच्चों को आई थिंक वो फ्रंट भी मारते तो उनको लगता है मैंने बहुत बड़ी चीज की है। तो ये तो चीज बहुत पहले हो चुकी है जो कि अभी तक अपने सामने नहीं है बच्चों के सामने। और इसपे विजुअल भी मतलब क्रिएट नहीं कर सकते बच्चे कि अरे मैं एक ही फ्रंट मार के लैंड नहीं कर रहा हूँ, डबल फ्रंट मार के कैसे लैंड करूंगा। तो ये ऐसे एक क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में थी कि अगर ये चीज अपन एनिमेटेड वे से लोगों को एक्सप्लेन विजुअल एक क्रिएट करेंगे तो बच्चे शायद उस पर एक इंटरेस्ट एक क्रिएट होगा और वो वे पे जाएंगे। और अनदर थिंग, लॉकडाउन चालू था तो मैं बोलूँ अगर मैं टाइम पास की वीडियो बना रहा था वो टाइम पे घर बैठे कुछ ना कुछ मस्ती कर रहा था, तो मैं वो टाइम पे ये सोचा था कि अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूँ जिससे मलखम का भी बेनिफिट हो, मेरा भी बेनिफिट हो, बच्चों को भी इसका फायदा हो। तो वो एक चीज मेरे दिमाग में चालू था कि अगर फालतू, हाँ पब्लिक हंसेंगे खुश होंगे एक दो दिन, फिर बाद में चलो ओके, बट ये चीज लाइफ टाइम हर एक प्लेयर के लिए एक इम्पोर्टेंस है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, बस ऐसे ही लैपटॉप ओपन करके कुछ तो कर रहा था, तो जस्ट पास हुआ और ऐसे देखा कि जिम्नास्टिक के इतने सारे एनिमेटेड थिंग्स है और मलखम कंपैरिजन करे तो वहाँ के मेरे को लगता है आई थिंक 0 होंगे मेरे ख्याल से, zero, एक भी नहीं। तो वो चीज देख के मुझे एक पॉजिटिविटी आई कि दुदम सर का वो इंटरव्यू और ये सारी चीजें ऐसे माइंड में सेट हुआ कि, और वो भी मैं ऐसा कोई मास्टर नहीं हूँ एनिमेशन में, ये जस्ट खुद का इंटरेस्ट है इसीलिए मैंने वो वैसे किया है। तो धीरे धीरे से बैठते गए, 2 दिन प्रैक्टिस की और उससे रिजल्ट आते गए अच्छे से, और इम्प्रूवमेंट होते होते एक अच्छा रिजल्ट बन गया। और फिर मैंने सोचा कि इसको एक एनिमेटेड कुछ तो नाम देते हैं, और वो नाम था एनिमेटेड मलखम। तो एनिमेटेड मलखम के थ्रू जो विजुअल बच्चे नहीं कर सकते खुद से, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते, एटलीस्ट कार्टून के थ्रू ये थ्रू उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो दैट्स द वे आई स्टार्टेड मलखम एनिमेटेड। वाह वाह वाह, ये आई रियली विश ये बहुत अच्छे से आप बनाए और काफी लोग इसको फॉलो करे, देखे, बहुत बेनिफिशियल है और यूनिक भी है, बिकॉज वी एक्चुअली नीड एनिमेटेड वीडियोस फ्रॉम मलखम जो एक्सप्लेन करे ये सारी चीजें। सो सुपर गोइंग, आई विश यू द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। आपका ये जो इतना सारा जर्नी था, इतना सक्सेस आपको मिला, इतने अचीवमेंट्स आपके हुए, इसके पीछे ऑब्वियसली आपके कोच थे, विशाल सर थे, देखने सर थे। तो आज विशाल सर आप हमारे साथ है, तो आई रिक्वेस्ट विशाल सर आप प्लीज अनम्यूट करेंगे। अमेय आहेत का विशाल सर? हो, मी त्यांना रिक्वेस्ट केली आहे. आहे अनम्यूट त्यांना करावं लागेल. हेलो अनूप, नमस्ते. हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते, कैसे है? बहुत अच्छा बात कर रहा है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. हाँ प्राची बोल ना, काय बोलते हैं? नाही मी नमस्ते म्हटलं, थँक्यू तुम्ही आलात. नमस्ते नमस्ते, हो बोल ना. बोला सर, काय बोलायचंय? अनूप बद्दल काय सांगाल? तुमचा स्टुडंट आहे तो, आज इतक्या मोठ्या पोझिशन वरती आहे, एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म वर तो परफॉर्म करतो. हो, मला गर्व आहे अनूपचा की अनूपने खरोखर म्हणजे मी काही त्याला थोडंफार काय शिकवलं असेल नसेल, त्याचा त्याने चांगलाच उपयोग करून घेतलेला आहे. आणि सर्व जे झालेलं आहे ते अनूपने स्वतःहून मिळवलेलं आहे. माझं फक्त कोचिंग, मी ऍक्च्युली ऍज अ कोच आहे, मी कोच आहे, माझं काम आहे शिकवणं. त्याच्यामुळे मी माझी ड्युटी केली
पुढची जी अचिव्हमेंट आहे मिळवायची ती सगळी अनुपनेच केलेली आहे. त्याच्याबद्दल सगळं क्रेडिट अनुपलाच जाते. फक्त बस त्याने सगळ्यांशी सांभाळून राहायचं, सगळ्यांना सांभाळायचं, असं इंडिव्हिज्युअल नाही राहायचं, सगळ्यांना सोबत घेऊन जायचं. हे माझी पहिली शिकवण ही असते की एकट्याने कधीच काम नाही करायचं, सगळ्यांना ग्रुपला घेऊन आपण पुढे जायचं. बरोबर ना प्राची? बरोबर ना? एकदम बरोबर. हे आता दादाला माहित आहे की ऍक्च्युली दादांचं लहानपणापासूनच होतं की जे करायचंय म्हणजे या गोष्टीसाठी तू नेहमीच एकत्र. आणि दादा आता पण मला माहित आहे की दादा मला कधी थांबत नाही कोणत्याही शो साठी किंवा काही. त्याला माहित आहे दादाचा आभी एम होता की छत्रपति अवार्ड. दादा को बोला कि छत्रपति आपका अवार्ड हो जाए बाद में आप कुछ भी करो. तो ये कोचिंग मतलब दादा का, और मुझे ये चीज मतलब मैं कैसे बोलूं कि हर एक स्टेज पे दादा नहीं, मतलब आज जो भी मैं हूँ इनके मलखम भी खड़ा है तो ऑब्वियसली दादा अगर बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया तो आई थिंक सबको पास तो पता ही है, और पास का रिजल्ट तो यही प्राची. हॅलो, हा बोला. आपण कॉन्टॅक्ट घे, आपण डेमो करतो बाहेर, म्हणजे गुढीपाडव्याचा, गणपतीमध्ये इतर कॉन्टॅक्ट. पण मी प्रॅक्टिसच्या वेळेस इतर काही शोज असतील तर मी मुलांना बाहेर पाठवायचो पण नाही. प्रॅक्टिसच्या वेळेस प्रॅक्टिस सोडली की तुम्ही बाकी 24 तासामधले 22 तास तुम्ही काही करा, 2 तास मला तुम्ही इकडे पाहिजे. त्याच्या पुढचे तास तुमचे ते तुम्ही काही करा, पण 2 तासामध्ये मला इथे तुम्ही पाहिजे म्हणजे पाहिजे. हा माझा रूल होता पहिल्यापासून. हो, डिसिप्लिन बरोबर आहे सर. डिसिप्लिन महत्वाचं आहे, डिसिप्लिन महत्वाचं आहे. आय एग्री. थँक्यू सर, थैंक यू सो मच. वही चीज मैंने फॉलो की, विशाल सर ने वही बोला है कि आज मैं भी वही बोलता हूँ कि बच्चों को कि पहले आप जो कर रहे हो उस पर फोकस. मैं कहा था मैं कोई आता भी है शो के लिए तो मैं उनको पहले यही बोलता हूँ कि पहले आपका अगर मलखम का करियर है तो पहले वो करो, अगर स्टडी का है तो पहले वो करो. शो भी आते रहेंगे लाइफ में अगर सारी चीजें अच्छी है तो देन वी कैन गो अहेड आगे की जो लाइफ है. तो ये सब विशाल दादा के गुण है जिसकी वजह से मैं सारी चीजें फॉलो. थैंक यू. एब्सोल्युटली. अनूप आपके गुरु है देखने सर, हमने उनको भी कांटेक्ट करने का ट्राई किया, बट आई गेस उनको वीडियो सेंड करना या आज पॉसिबल नहीं हुआ. बट हमारी फोन पे बात हुई उनसे, तो उन्होंने काफी सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं आपके लिए और बहुत सारा बेस्ट विशेस आपको भेजा है. तो ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम हिम. सो थैंक यू करने के लिए उन्होंने बोला. सो दैट्स इट. अजून एक इकडे मी बोलीन, म्हणजे एक महत्वाचं म्हणजे आता म्हणजे दुदम सर जो कि सबसे बड़े पिलर है, मतलब वो सबके सामने नहीं आते कभी भी. मुझे पता है कि उपनगर के जितने भी सेंटर खड़े किए वो दुदम सर ने किया है, और वो सर ने जो उन्होंने देखा है वो आई थिंक हमारे जैसे प्लेयर ने अभी तक देखा भी नहीं होगा वो दिन. तो दुदम सर का सपना था, सबसे बड़ा सपना था कि छत्रपति अवार्ड. उनका मतलब अभिषेक सबसे खास है, आशीष भी है, मैं भी हूँ, पर दुदम सर का एक ड्रीम था कि अभिषेक वो सपना पूरा करे, कभी आशीष करे. मैंने भी मतलब मेरा भी था कि मतलब छत्रपति अवार्ड, पर दुदम सर का एक था कि छत्रपति अवार्ड ना. आज दुदम सर को जितना आशीष अभिषेक जितना मुझे मतलब विशाल दादा को तो है ही, पर ये इनको इतना प्राउड है मेरे पे कि बीएसएससी का पहला छत्रपति अवार्ड वो मुझे जब मिला तो दुदम सर वॉज सो हैप्पी कि भले म्हणजे अपने सेंटर में लेट आया 15 साल बाद या फिर जो भी कुछ है, बट दुदन सर वॉज बैकबोन, क्योंकि उन्होंने ही रिकमेंड किया था सेंटर को सारी चीजें मेरे बारे में, फी माफ करने के लेके सारी चीजें. तो उसके वजह से सारी चीजें पॉसिबल है, और दुदन सर का सपना मैं बोल सकता हूँ जो कि मैंने पूरा किया, और मुझे प्राउड है उस चीज का भी की आई वॉज सो हैप्पी. ग्रेट. दुदम सर आहेत आपल्या सोबत आज. अमेय, आय रिक्वेस्ट दुदम सर प्लीज काहीतरी बद्दल. सर नमस्ते. हॅलो सर, नमस्ते. सर नमस्ते. हा नमस्ते. मला सांगायला अभिमान वाटेल की जेव्हा बोरोली स्पोर्ट्स अँड कल्चर सेंटर चालू केलं जवळजवळ 25-30 वर्ष झाली, आणि माझ्याकडे बरेचसे कार्यकर्ते होते. त्याच्यामध्ये राजन गुप्ता सर, मिलिंद निकम सर, राजेंद्र लाड, त्यानंतर विशाल मिस्त्री सर, अशी बरीचशी कार्यकर्त्यांची एक साखळी होती. आणि त्या माध्यमातून
अनेक राष्ट्रीय खेळाडू माझ्या समोर होते. त्यामध्ये पहिला खेळाडू आहे अभिषेक देवल, आशिष देवल, आणि त्याच्यानंतर अनुप ठाकूर तो तुमच्या परिसंवादामध्ये आहे. मला अभिमान आहे. त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की बोरोली स्पोर्ट्स कल्चर सेंटर मध्ये पहिलं छत्रपती अनुपने आणलेलं आहे. तुझं अभिनंदन. आणि विशालदाने त्याच्यावरती चांगली मेहनत घेतली. त्यांनी खरोखर सांगितलं की पहिलं विवेकानंद केंद्र मी जेव्हा समर्थ राम मंदिर म्हणून आल्यानंतर स्वामी विवेकानंद केंद्राने सुरू केलं, त्यात देखणे सर प्रमुख होते. त्यावेळेला मी प्रशिक्षक म्हणून होतो त्यांच्या अंडरमध्ये. आणि काही कालांतराने त्याची ऍडव्हान्स ट्रेनिंग साठी जिथे आशिष आणि अभिषेक हे माझे त्यावेळेला राष्ट्रीय खेळाडू होते त्या NHB मध्ये. मी स्वतः विचार सुद्धाही त्यावेळेला स्वतःही मलखांब करायचा आणि तोही स्टुडंट होता. आणि त्यानंतर काहींना मी ज्या माझ्याकडे असलेले सिनियर खेळाडू त्यांनी जबाबदारी दिली होती, बाबा हे सेंटर तुझ्या माध्यमातून हँडल कर. त्याप्रमाणे विशालने जवळजवळ 3-4 वर्ष तिथे सेंटर चांगल्या पद्धतीने त्या सगळ्या खेळाडूंची प्रॅक्टिस घेतली. त्याच्यामध्ये आशिष, अभिषेक, त्यानंतर अनुप. तर मी म्हणेन की आज मी खरोखर चांगली उपमा देईन की बोरोली स्पोर्ट्स सेंटरमध्ये माझे 3 त्रिदेव झालेले आहेत. ब्रह्म, विष्णू आणि महेश, आशिष, अभिषेक आणि अनुप या तिघांनी जे बोरोली स्पोर्ट्स कल्चर सेंटरला एकदम राष्ट्रीय दर्जा मिळवून ठेवलेला आहे. मला अभिमान आहे. त्याचप्रमाणे आताच नुकत्याच आपल्या आंतरराष्ट्रीय मलखांब स्पर्धा झाल्या. त्यात कांदिवलीचे मी राम लक्ष्मण म्हणेन की गणेश आणि दीपक यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जापर्यंत मलखांब घेऊन गेले. म्हणजे असे अव्वल मलखांबपटू जे माझ्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा सहकार्यांच्या यांच्या माध्यमातून जे घडले, खरोखरच मला अभिमान आहे. आणि अनुप जे काही चांगली प्रगती केलेली आहे त्याच्या माध्यमातून खरोखरच मी नेहमी त्याला फोन करतो, काय चालू आहे, ते पुढे चालू आहे की नाही, नुसतं छत्रपती झाल्यानंतर काय जॉब करणार आहे. आणि खरोखरच त्यांनी एक चांगली इनक्रेडिबलची मलखांब संस्था त्यांनी उभी केली. त्या माध्यमातून त्यांनी परदेशामध्ये, आज मी फक्त रशियाला गेलो होतो, पण अनुपनी बऱ्याचशा ठिकाणी जाऊन इंडिव्हिज्युअली जाऊन चांगलं युनिटची बांधणी करून परदेशामध्ये त्यांनी चांगला खेळाचा प्रसार केलेला आहे. आणि त्याचं चांगलं जे मार्गदर्शन आहे, जे माझे सहकारी, मी त्यांना सहकारी म्हणेन किंवा माझे खांद्याला खांदा करून काम करणारे विशाल, त्याला सगळे विशाल दादा म्हणतात. खरोखरच या दोघांनी चांगली मेहनत घेतलेली आहे आणि खरोखरच हा मलखांब चांगल्या दर्जाला घेऊन गेलेला आहे. अनुपला पुढील त्याच्या कारकिर्दीसाठी माझ्याकडनं अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. आपण एक 5 मिनिटात ऑडियन्सचे प्रश्न बघूया. जर कोणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज अनम्यूट. हिंदी में पूछ लो प्राची. हाँ, प्लीज हिंदी में पूछिए. किसी को कुछ सवाल होंगे ऑडियंस में से तो आप अनम्यूट करके अनूप से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. या फिर आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं. मैं खुद उनको पूछूंगी वो. आई थिंक अनूप आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. ज्यादा सवाल तो नहीं लगता है किसी को है. स्टिल विल वेट मिनट्स. डाउट क्लियर हो गया लगता है. हाँ, आपने काफी अच्छा सेशन हुआ. आपने बहुत हेल्प किया सभी प्लेयर्स को. आई वांट निष्ठा जाधव, अनम्यूट. निष्ठा जाधव, उनको कोई क्वेश्चन है? देवांग, हाँ बोलो. अनम्यूट नहीं हो रहा उसका शायद. सर, हाँ देवांग बोलो. अगर घर पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे बेस्ट है ना, जहाँ पे सोते हो रहो वहाँ पे
कोर वर्कआउट है, जॉगिंग सबसे बेस्ट है, एक जगह पे खड़े रहो, जॉग करते रहो, राइट। अगर रीजन फाइंड करने का तो बहुत सारे रीजन है देवांग। तो व्हेन यू अभी लॉकडाउन में ये चीज फाइंड मत करो कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, मुझे सेंटर में जाके बैकलिफ्ट या फिर राउंड अप ये सारी चीजें। इट्स बेटर यू स्टार्ट प्रैक्टिस एट होम, जॉगिंग, वर्कआउट, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाओ, आपका वीकनेस जैसे प्रेस हैंडस्टैंड है, वॉल हैंडस्टैंड है, तो ये सारी चीजें, बट बी केयरफुल। तो ये चीज ध्यान में रखो, सराउंडिंग एरिया में कैसे सारी चीजें। और बाकी कुछ गाइडेंस है तो एनी टाइम यू कैन आस्क, अपन उससे वर्क करेंगे और उसमें रिजल्ट आउट। बट प्रैक्टिस तो कर सकते हो डेफिनेटली, एक्सक्यूज नहीं देना है बिल्कुल। ओके सर। ओके देवांग, ओके। अनु, एक सवाल है यहाँ पे पूछा है, हाँ। जो बिगिनर्स में हेल्दी बच्चे होते हैं उनको कैसे train कर सकते हैं हम? एक्चुअली उसमें ये चीज बोल सकते, एकदम हेल्दी होंगे तो उनके लिए एक सिंपल है कि आई थिंक मे बी उनका जंक फूड ज्यादा होता होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बाकी मुझे प्रॉपर पता नहीं कि मे बी घर का फूड के से हो सकता है या फिर उसका हाइजीनिक ये रीजन हो सकता है। पर उसपे एक ये चीज कर सकते हैं कि होप नहीं छोड़ना है, रेगुलर वर्कआउट करना है, फिटनेस आपको। एक सिंपल अभी लॉकडाउन में तो मेरे को लगता है बेस्ट लगता है कि आप जॉगिंग करो ऑन द स्पॉट, मतलब स्पॉट जगह पे एक 10 बाय 10 के इसमें भी आप खड़े रहो कि जस्ट जॉग करोगे ना, दैट ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी लॉकडाउन में। मैं खुद घर पे भी करता हूँ, अभी अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो थोड़ा बाहर भागने जा रहा हूँ, तो वो एक चीज है। उसके बाद बेसिक वार्म अप है जो हम वार्म अप में करते हैं, टॉप टू बॉटम एक्सरसाइज हो गया, कोर रिलेटेड वर्कआउट कर सकते हैं, लेग रेजिंग, बैक आर्च, ये सारी चीजें। बट इसमें अगर आप सोचोगे कि 10 दिन में मुझे रिजल्ट मिलेगा तो दैट इज इम्पॉसिबल। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको आपका डाइट तो चेंज करना ही है। अगर आप ज्यादा जंक फूड, कोई कोई को रहता है कि बॉडी में फटाक से लगता है, खाने के बाद इमीडिएट उनकी बॉडी वो अडॉप्ट कर लेती है, और कोई कोई कितना भी खाओ कि उनको बॉडी को लगता है नहीं, सर क्या करे, वो कुछ खा रहा ही नहीं है या फिर लग रहा ही नहीं उसके बॉडी में, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसमें कैसा होता है कि बॉडी को मेंटेन रखना, वो टाइम पे अपने बॉडी को पहले आइडेंटिफाई करो कि बॉडी को कितना क्या रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से आप बॉडी को वर्क करो वैसे। तो ये इसके लिए मेरा आंसर ये होगा। अनूप, शशिधर दादा पूछ रहे कि which was your toughest competition that you won? शशिधर मस्कर, Yes. अच्छा। कॉम्पिटिटर मेरा सबसे पहला है, अगर मैं हर एक एज ग्रुप वाइज बोलूँ तो हर एक अलग है। शशिधर तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं जब अनूप दादा नहीं कॉम्पिटिटर नहीं, कंपटीशन पूछा। Competition. अच्छा, कंपटीशन, सबसे Yeah. डिफिकल्ट कंपटीशन। हाँ. सबसे डिफिकल्ट कंपटीशन मुझे लगता है स्टेट का ही होगा, नेशनल को तो होता नहीं इतना। तो स्टेट में मुझे लगता है कि शशिधर, मैं, हम लोग 3 जन गैस पे थे, मतलब तीनों के पॉइंट सेम थे, तो बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन इसलिए बोलूंगा कि कौन इन है कौन आउट है किसी को कुछ पता नहीं था, नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट आने वाला था। आई थिंक शशिधर को भी पता है, वो बहुत टफ कंपटीशन बोल सकते हैं, बहुत अच्छा फाइट हुआ था, तीनों का सेम पॉइंट था, मतलब मैं, राजेश अमराड़े, अनूप एंड शशिधर, तीनों का सेम पॉइंट था। अभी डिसाइड नेक्स्ट डे डिसाइड सुपीरियर को करना था कि अभी कौन अंदर रहेगा कौन बाहर। तो वो रात ऑब्वियसली हम लोग को पता है क्या प्रेशर में थे, तो आई थिंक शशिधर को प्रेशर पता है मेरे ख्याल से। तो दैट वाज द सबसे टफेस्ट कंपटीशन आई कैन से, कि दैट इज माय फर्स्ट नेशनल इन ओपन, सो दैट माय स्टार्ट इन करियर ऑफ लाइक फॉर द छत्रपति। तो मुझे वो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट लगा था लाइफ का, कि मतलब इन है कि वैसे तो मेरा फर्स्ट ईयर था तो इतना तो नहीं लगा था, पर डेफिनेटली कहीं तो फील हो रहा था कि अगर अंदर हो गया तो ऑब्वियसली फर्स्ट नेशनल, नहीं हुआ तो लेट्स इट बी नेक्स्ट ईयर, वैसा। Right. दीपाली ताई पूछ रही है कि how did you overcome on your injury? दीपाली ताई को आई थिंक बेटर पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे रिसीव करने आए थे जब मुझे गोवा में ऑन द, मतलब लास्ट नेशनल थी मेरी, 3rd नेशनल। उसके बाद आई थिंक छत्रपति अवार्ड का डिक्लेयर उसके बाद ही होना था, और फिर वो कंपटीशन मेरा लास्ट सेट भी था। ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे को लगता है उसके बाद मुझे भगवान नहीं चाहता कि वापस खेले, ऐसा मुझे लगता है। तो आई वॉज फॉल दैट टाइम, मतलब लैंडिंग के टाइम मैच प्रॉपर नहीं था, तो लिगामेंट टियर हो गया। और उसके बाद मेरा ऐसा स्पिरिट था कि ऑब्वियसली कि मुझे वापस खेलना है, तो मेरा एक वहाँ पे रॉन्ग डिसीजन हो गया था कि मैंने इमीडिएट चालू किया 2 महीने के बाद, जबकि लिगामेंट्स को टाइम लगता है, 9 मंथ लगता है, 9 to 10 मंथ लगता है। आप जितना रेस्ट करोगे उतना अच्छा है, रिकवरी के लिए वर्कआउट करो, तो वो चीज एक है। तो वो एक चीज मैंने बहुत
जल्दी चालू की, तो दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। ऐसे में बोलूंगा फर्स्ट लिगामेंट, मेरे 2 बार ऑपरेशन हुए। सेकेंड ऑपरेशन मैंने किया जब मेरे इंडियाज गॉट टैलेंट, जॉर्जियस गॉट टैलेंट, सारे इतने प्रेशर में मैंने सारे एलिमेंट्स अटेम्प्ट किए थे, तो उसका आउटकम आया तो कहीं तो मेरा वापस एक लिगामेंट टीयर हो गया था, क्योंकि मुझे पता, वो फील नहीं हो रहा था कि ये मेरा पैर है, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। तो सेकेंड टाइम पे मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैंने 9 मंथ मतलब जंप नहीं करना है, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज है मैं घर पे बैठ के रेगुलर कर रहा था। और मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे मलकम वापस करना है, मलकम पे दिखना है, राउंड अप, बैकलिप, हॉलो बैक टक, फ्रंट, ये सारी चीजें मेरे को ऐसे कहीं तो लग रही थी कि किसी को देखता था तो ऐसा लगता कि यार अपन क्यों नहीं कर रहे वापस। तो वो चीज के लिए मैंने बहुत वेट किया। 2018 के बाद 9-10 मंथ मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे जंप वाले एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, लेथेराबिन एक्सरसाइज, नी प्रेसिंग, ये सारे एक्सरसाइज मैंने किए। और विशाल सर है, उनका गाइडेंस से मैंने बहुत सारे वर्कआउट, लेग रिलेटेड एक्सरसाइज किए। और थोड़ा शांति था, दुनिया से थोड़ा अलग था, दूरी था, बेटर था मेरे लिए। और फिर धीरे धीरे मैंने 9-10 मंथ के बाद मुझे अच्छी एक बोलते ना फील होने लगा कि यार ये मेरा पैर। फिर मैंने जंपिंग चालू किए, मलकम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप चालू किए, और स्विमिंग चालू किया। और आई थिंक लास्ट ईयर मुझे जब मैंने एक छोटे पोल से फ्रंट मार के लैंडिंग किया, तो आई वाज फील कि ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि नहीं है, पहले जो मुझे बक्कल हो रहा था वो चीज नहीं हुई। तो इसके थ्रू मैंने चालू किया। और आज आई थिंक दीपाली ताई को भी पता है, सबको पता है कि मलकम में उतने ही जोश और शोर से कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि और बेस्ट करने के लिए। तो अभी मेरे को सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगता है करने के बाद। थैंक यू दीपाली ताई। अनुप, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, बट वो सोचने के लिए, उसके जवाब सोचने के लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? इट्स लाइक रैपिड फायर राउंड, ठीक है? सवाल पूछूंगी, आपके दिमाग में जो पहले आता है वो आपको बताना होगा, ओके? आपका फेवरेट कॉम्पिटिटर? एज वाइज बोलूं कि मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है फिलहाल, मतलब ऑब्वियसली मेरे जनरेशन का तो गणेश शिंदे। हम दोनों की बहुत जबरदस्त है। गणेश शिंदे, ओके, क्योंकि मुझे उपनगर के बाहर निकलना है तो उससे फाइट करना ही है, तो ही मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो गणेश शिंदे वाज माय फेवरेट। ओके, आपके फ्रेंड्स में से जो आपके साथ खेलते थे, हु वाज योर बेस्ट सपोर्टर, जो आपको हमेशा? फ्रेंड में से भी एकदम सपोर्टर ऐसे बोलना जाए तो हाँ, गणेश शिंदे। हम दोनों साथ में हर जगह पे, आई थिंक उसको भी पता है, हम लोगों ने स्टेट, नेशनल सब से एक साथ ही किए, तो हम दोनों की जर्नी भी साथ में ही चालू है। राइट। आप अनूप एज अ कोच या अनूप एज अ प्लेयर, आपको कौन पसंद है? मुझे एज अ प्लेयर। ओके, कोचिंग सर लोग देख रहे हैं। सुपर्ब। योर टफेस्ट एलिमेंट जो आपने किया है? सबसे टफेस्ट ऐसे देखे तो मैंने डबल रिंग ट्राई किया था, डबल फ्रंट, पर वो मुझे आई थिंक उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था, तो मुझे लग गया था। तो टफेस्ट वही बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था, मतलब गाइडेंस नहीं मिला, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। मैं एक्चुअली लास्ट नेशनल के टाइम में डबल फ्रंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं नेक पे आ गया था जस्ट थोड़ा, मतलब रोटेट करने के बाद। पर आई थिंक उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम गया रिकवरी को। आई थिंक वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी राजेश यादव करके सर है उनके यहाँ पे किया, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया था, तो दैट वाज टफ फॉर मी। ओके, हेलो जो आपने किया, हेलो, आवाज आ रही है? आ रहा है, यस। एंड आपका फेवरेट एलिमेंट? मयूरासन टर्न कैच। फेवरेट एलिमेंट? मयूरासन टर्न कैच। मयूरासन टर्न कैच, जो प्रमोशनल वीडियोस में हमने, हेलो, यस वही हॉटस्पॉट, हेलो, हाँ टर्न कैच है ना, वो सबसे मेरा बेस्ट है। आ रही है प्राची, आ रही है। सो दैट वाज माय फेवरेट एलिमेंट। ओके, ग्रेट। एक सवाल है, आशीष दादा कुछ बोलना चाहते हैं। आशीष दादा, प्लीज अनम्यूट। हॅलो अनुप, आवाज येतोय? हो येतोय। नमस्ते अनुप।
मला मराठीत बोललो चालेल ना? हो चालेल. आणि बाकीचे सगळे आपले हिंदी म्हणतात म्हणून म्हटलं मराठीत बोलू. अरे दोन्ही मध्ये बोलेन. अनूप, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू बहुत बढ़िया आज तेरा इंटरव्यू सुनने मिला। बहुत टाइम के बाद तुझे सुन रहा हूँ, बहुत पसंद आया। हम लोग इन जनरल बहुत सारी बातें करते हैं, मगर एज ए इंटरव्यू, एज अ पर्सन तुझे सुनने का टाइम ये मुझे मिला, बहुत हैप्पी हूँ मैं। थैंक यू अनूप के बारे में बहुत सारी हम लोग की यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऑलमोस्ट 15-16 साल हम लोग ने एक साथ बिताया। मतलब अनूप बहुत छोटा था, एकदम छोटा था जब उसका डे 1 था, वो भी मुझे याद है कि वो बीएससीसी में कैसे आया था। और आपके छत्रपति हम लोग के हॉल में जो सेलिब्रेट किया था वो भी मुझे याद है। हाँ, तो वेरी वेरी गुड प्लेयर अनूप। उस टाइम मैं और अभिषेक हम दोनों ही थे कि जो सीनियर्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या फिर हम लोग के ऊपर ज्यादा वो प्रैक्टिस का दबाव था। और वो टाइम मैं बहुत खुश था कि अनूप जैसा एक टैलेंटेड बच्चा हम लोग के साथ प्रैक्टिस के लिए आया है। तो हम लोग ने भी, मैं अभिषेक, हम दोनों ने भी अनूप के साथ प्रैक्टिस करने के वक्त बहुत सारी चीजें उससे सीखी। उसका एग्जीक्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो दोनों चीजें उसने बोली वो उसका अच्छा था। तो वो हम लोग ने भी अनूप से ये चीजें सीखी हैं। विशाल दादा तो वो टाइम था ही हम लोग के साथ में। और डेफिनेटली मुझे याद है कि अनूप के अबाउ के जो ईयर्स थे, वो ईयर्स में एज अ कोच में ज्वाइन हुआ था बीएससीसी में, और मुझे थोड़ा बहुत अनूप का प्रैक्टिस लेने का चांस मिला था। सो उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कि थोड़ा बहुत मैं भी उसको जो भी नॉलेज शेयर कर सकता था उसके साथ कर पाया। और ऑब्वियसली अनूप, थैंक यू सो मच, यू आर द मेंबर ऑफ आवर टीम। की मुझे भी, हम लोग को अच्छा लगता था। आज खरंच मी ही गोष्ट सांगू शकेन की 2006 मध्ये मुंबई महापौर चषक झाली होती कांदिवलीला। आणि आतापर्यंत मुंबई महापौर चषक मध्ये मुंबई उपनगरला, म्हणजे मुंबई उपनगरच्या कोणत्याच टीमला टीम चॅम्पियनशिप मिळाली नव्हती। मिळत होती ती मोस्टली मुंबई शहर किंवा पुणे असेल, ह्या टीम पैकी कोणाला तरी। मुंबई उपनगर मधल्या कोणत्याच टीमला आजपर्यंत मुंबई महापौर चषकचे चषक मिळाला नव्हता। आणि बीएससीसी वॉज द फर्स्ट टीम इन मुंबई उपनगर टू ग्रॅब दॅट ट्रॉफी, मुंबई महापौर चषक। आणि तो आमच्या सगळ्यांसाठी खूप प्राऊड मुवमेंट होता। आणि त्या स्पर्धेमध्ये आय थिंक अनूप, हम लोग 4 ए थे, ए राईट अमेय, तू, आशिष, अनूप अँड अमेय, ना. आम्ही 4 ए त्या टीम मध्ये होतो आणि आम्ही परफॉर्म केलेलं। आणि त्यावेळेला 3 जणांचे पॉइंट्स काउंट होत होते, 4 प्लेयर असताना। अजून एक आपण नेशनल में भी जो 2005 में पहला नेशनल गए थे ना अपन, वहाँ पे भी आशीष, अभिषेक, अनूप, अमेय, सनील, चेतना और जुईली, हम लोग 7 जण थे वो टाइम। यस, तो वो महापौर चषकची ट्रॉफी घेण्यासाठी आमच्या तिघांचे पॉइंट्स काउंट झालेले, आशिष, अभिषेक आणि अनूपचे। आणि बिकॉज ऑफ आर, मतलब आमच्या तिघांच्या एकत्रित परफॉर्मन्समुळे मुंबई उपनगर मधली आमची पहिली संस्था होती की ज्याला मुंबई महापौर चषकचा चषक मिळाला। आणि दॅट वॉज ऑसम एक्सपिरियन्स की ती चषक ट्रॉफी हातात घेताना मी, अनूप, अभिषेक, आमच्या चौघांच्या चेहऱ्यावरती जी खुशी होती, म्हणजे दॅट वॉज, म्हणजे ते सगळ्यात खूप छान एक्सपिरियन्स होता। आणि सेकंड मला वाटलं की अनूपचा छत्रपती पुरस्कार झाल्यानंतर त्याने ज्या रिस्पेक्टफुली ती ट्रॉफी मी, अभिषेक, दुदम सर आमच्याकडे ती बघायला दिली। खरंच आमच्या दोघांचं पण ते स्वप्न होतं। ते आमच्याच एक टीममेट अनूप, आशिष, अभिषेक तसाच अनूप आहे, त्याच्यामुळे अनूपला मिळालेला ट्रॉफीच हीच आमची ट्रॉफी आहे असं आम्ही त्यावेळेपासून आमचं ते एक टीम असल्यामुळे, एक फॅमिली असल्यामुळे ते आमचं तसंच एक कनेक्शन होतं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनूप, तू अभी बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से मलकाम का काम कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड, थँक यू सो मच, थँक यू सो मच। थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच। प्राची, मी इकडे एक गोष्ट सांगेन की जेव्हा, हॅलो, जेव्हा मलकाम मध्ये आम्ही फ्रंट कॅट चालू केलं तर मी ना भरपूर कन्फ्युज होतो की स्टेप काय करायचे, स्टेपिंग कोणते करायचे। तर ना मी व्यवस्थित या गोष्टी तुला म्हणजे प्राऊडली सांगेन की आशिष दादा जब वो स्टेपिंग लेता था ना, जो भागता था ना, कि आप मेरा भी मूवमेंट देखेंगे और आशिष दादा मूवमेंट, दोनों का सेम ही लगेगा, अलग नहीं लगेगा। तो दैट वाज माय फर्स्ट आई स्टार्टेड, मतलब मैंने मलकाम में कैच करना टाइगर जब बोल सकते, तो दैट वाज लर्न फ्रॉम आशीष दादा। और बहुत सारी चीजें, हर एक चीज में वो दादा ने सपोर्ट किया है। तो विदाउट टीम सपोर्ट ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कोई भी प्लेयर बड़ा नहीं। और आज उपनगर ने मुझे भी खड़ा किया है
उपनगर के बाद स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल, एवरीबडी लव कि उनको पता है कि हाँ बंदा प्लेयर है वैसा। तो ये चीज एक अनूप को खड़ा करना, अनूप बड़ा, जैसे आशिदा बोला कि अनूप बड़ा हो गया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। दैट इज मतलब वो वैसे ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ी बात है, दादा को भी पता है। तो कोई भी मतलब कोई भी प्लेयर को बड़ा होना है तो उसके बिना सपोर्ट के कोई नहीं हो सकता है। ट्रू ऍब्सोल्युटली। जाधव सर आहेत आज आपल्यासोबत. जाधव सर, तुम्ही काय बोलाल अनूप बद्दल? जाधव सर, मला त्याला मगाचपासून मी प्रयत्न करतोय, तुम्ही मला अनम्यूट करून ठेवलाय. मला प्रश्न विचारायचे होते त्याला की एक खेळाडू म्हणून जेव्हा स्पर्धात्मक खेळतो तेव्हा आपल्याला एक स्पर्धा समोर असते, पण तोच ऍटिट्यूड चेंज करून आपण जेव्हा एक सादरीकरण म्हणून त्याचे टीव्हीवरती जे कार्यक्रम झाले किंवा आता इनक्रेडिबल, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या तुम्हाला पॉप्युलर व्हायचंय किंवा तुम्हाला यशस्वी व्हायचंय तर तुम्हाला वेगळं व्हेरिएशन्स करावं लागतं. त्याच्या मागचा तुझा प्रवास कसा होता? म्हणजे टीव्हीवरती जो कार्यक्रम झाला तो, आणि अर्थातच जेव्हा आपण स्पर्धात्मक खेळतो तेव्हा इंजुरीज होण्याचं किंवा आपण पूर्वाभ्यास केलेला असतो, पण या डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये रिस्क आणि व्हेरिएशन्स हे खूप महत्वाचं असतं, तर त्याला तू टॅकल कसं करतोस? आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे इनक्रेडिबल मलखाम म्हणून तुम्ही जेव्हा जात असता बाहेर, तेव्हा तुझ्या आयुष्यात अशी कुठली प्राऊड मुवमेंट आहे की बाबा मी मलखाम खेळलोय आणि त्याचा मला परदेशामध्ये खूप अभिमान वाटतोय? प्राऊड आहेच, त्याच्याबद्दल काही म्हणायचं नाही मला, पण असं एखादा प्रसंग आहे का तुझा की मी मलखाम प्लेअर आहे याचा मला, आणि मी भारतीय आहे आणि माझा परदेशात एखादा डेमो केलाय आणि लोकांनी एवढं, आणि ते मला शेअर करायचंय आणि ते आयुष्यभर माझ्या स्मरणात राहील, असं काही आहे का? हो सर, नक्की भरपूर आहेत. आतापर्यंत 11 कंट्रीमध्ये परफॉर्म केले आहेत, पण सर्व गोष्टी शेअर नाही, पण त्यातून काहीतरी नक्की सांगेन. आणि आधी पहिल्या क्वेश्चनला मी आन्सर करीन की ऍज अ कॉम्पिटिटर आणि ऍज अ आर्टिस्ट दोघं डिफरंट गोष्ट आहेत, म्हणजे दोन्ही प्लॅटफॉर्म डिफरंट आहे. की जेव्हा आपण ऍज अ आर्टिस्ट परफॉर्म करतो ते ऑडियन्सला एंटरटेन पण असतं, मग आपल्याला मलखामला एक प्रेझेंट करायचं असतं, तर डेफिनेटली आपण त्या टायमाला जांघ्या घालून किंवा नॉर्मली आता जाऊन नुसतं मलखामात कसं सेट करतो तसं नाही करू शकतो, कारण लोकांना ते इंटरेस्टेड वाटत नाही. कॉम्पिटेटिव्ह प्लेअर तर कॉम्पिटेटिव्ह माइंडने विचार केला पाहिजे आणि त्या गोष्टी सेपरेटच केली पाहिजे. तर सरांनी पण मला बघितलं आहे कॉम्पिटिशनला, त्याने स्वतः मला आय थिंक लास्ट कॉम्पिटिशनला जजिंग केलंय आणि मलखामला ते स्वतः माझ्याकडे अजूनही विचारत्या. तर त्यानंतर मी या गोष्टीमध्ये आलो. तर या गोष्टीमध्ये ऍज अ आर्टिस्ट काय मी म्हणजे भरपूर गोष्टी मलखाम इंडियाकडून भरपूर शिकलो असं मी बोलायला मला खूप प्राऊड होईल, कारण त्यांच्याकडे जे टेक्निक्स आहेत त्यांच्याकडून मी भरपूर गोष्ट शिकलो की आता कसं करायचं, कसं कोरिओग्राफी करायची. काही गोष्ट इम्पॅक्टफुल असतात जे लोक ऑडियन्सला कनेक्ट करतात. तर या गोष्टी मलखाम ऍज अ आर्टिस्ट आणि ऍज अ प्लेअर दोन्ही डिफरन्स आहेत. तर मी परफॉर्म करताना या गोष्टी माइंड मध्ये ठेवतो परफॉर्म करताना की ऑडियन्सला आपल्या परफॉर्मन्सने कसं कनेक्ट करावं, कसं त्यांच्या बीट म्हणजे जसं मी एक फ्रंट कॅट मारतोय तर त्याला एक असा साऊंड दिला की लगेच लोकांना अजून वाव अरे फंटास्टिक, आणि तेच आपण पोलला केलं तर म्हणजे ऍज अ मलखाम प्लेअर केला तर ते थोडं डिफरंट वाटतं. तर या गोष्टी मी असं सांगेन की मी असं म्हणजे करताना ऍज अ आर्टिस्ट जास्तीत जास्त ऑडियन्स ओरिएंटेड मी विचार करायचो आणि त्यांना इम्प्रेस करण्यासाठी त्या गोष्टी मी इनपुट करायचो. तसंच मी कॉम्पिटिशनला पण इम्प्रेस करण्यासाठी एक्झिबिशनवर जास्त फोकस करायचो आणि जास्तीत जास्त वाव एलिमेंट कसं आणू शकतो आपण स्टेजमध्ये की लोक आपल्याकडे अट्रॅक्ट होणार. किंवा अजून माझं एक महत्वाचं, जेव्हा मी कॉम्पिटिशन करायचो तेव्हा मी जस्ट बोलण्याच्या आधीच मी तिकडे उभा राहायचो, चड्डी पिड्डी म्हणजे आपली काढून पावडर बिवडर लावून. सर बोलले अनूप ठाकूर गेट रेडी, मी डायरेक्ट चालू, कोणाचा विचार न करता सरांना माहिती की हा उभा आहे. तर हे गुड गैस्चर म्हणजे एक चांगला अच्छा एक बिहेवियर मालूम पड़ता है, जिसे और ये बच्चों को भी बोलूंगा कि ये चीज अगर लाइफ में डालोगे तो बहुत अच्छा है. तो त्यानंतर खूप म्हणजे असे कोच हुए थे की एक स्माइल पण एक मैटर करता है कि तुम्हें तो जस्ट स्माइल भी दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है कि सामने वाला बहुत खुश हो जाता है, अरे इतने डिफिकल्ट टाइम पे भी स्माइल दे रहा है, इतना इजीली कर रहा है. तो असं हे केलं. अनदर सेकंड थिंग की
सबसे प्राउड मोमेंट मेरे लिए तो सबसे बेस्ट आता देखा जाए तो एक म्हणजे भरपूर आहेत, त्यातून मी एक सांगेन की साउथ कोरिया में मलखम हमने किया सर कि 2019 लास्ट ईयर की बात है। और हम लोगों ने कोरियोग्राफी ऐसा किया था कि 20 मिनट्स का कोरियोग्राफी किया था, 3 जन थे, ओमकार, मैं और हसन, और तीनों ने ऐसे कोरियोग्राफी किया था जिससे कि इससे इंडियन का कल्चर और इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़े। तो ये परफॉर्मेंस हम लोगों ने कोरियोग्राफ किया, परफॉर्म किया, लोगों को कनेक्ट। आपने अगर एबीसीडी मूवी देखा होगा तो उसमें लास्ट में जैसे जो पिरामिड गिरता है तो एवरीबॉडी लाइक शॉक, अभी क्या होगा इसके आगे। तो दैट मूवमेंट वी हैव इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। तो वो अगर आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बहुत 3-3.5 लाख उसको व्यू हुए है। तो उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद मतलब 20 मिनट का एक्ट, ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स आता था, मतलब वो ऐसा फील करते थे कि अभी क्या हो गया। ओमकार का उसमें सबसे बड़ा पार्ट था कि वो जो वीर प्रदर्शन करता था और गिरता था एक म्यूजिक से, और फिर वी आर शॉक कि अभी यार इंडिया का नाम खराब हो गया, अभी क्या करना है। तो बहुत दिल पे लगता था वो टाइम पे कि नहीं। फिर में हम लोग ऐसे एक्टिंग करते थे उसमें कि आगे आके कि यार फिनिश। तो उतने में आके फिर मैं साइड में से ओमकार को रोका था कि ओमकार वेट, विल ट्राई वन मोर टाइम, तो कुछ भी हो जाए इंडिया का नाम नहीं खराब करेंगे। और फिर वो स्पिरिट से ओमकार वापस जाता था, वो कैच करता था। ऑडियंस भले ऑब्वियसली दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, वो साउथ कोरिया और इंडियन अलग है, उनको हिंदी समझती नहीं, फिर भी उनको म्यूजिक तो समझता है, पर वो म्यूजिक इतना कनेक्टेड था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो म्यूजिक ने उनको कनेक्ट किया। ऑडियंस भी बोल रहा है वन मोर, मैं जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ वन मोर टाइम ऑडियंस कम ऑन वन मोर टाइम। तो ऑडियंस का क्लैप लाइक ऐसे गूज बम आ जाते थे वो टाइम पे कि यार इनको नहीं समझने के बाद, मतलब म्यूजिक नहीं समझ रहा फिर भी इनको कनेक्ट कैसे किया हमने। तो वो चीज सबसे ज्यादा प्राउड था। ऑडियंस कनेक्ट हो गया, क्लैपिंग चल रही है, पूरा स्टेज भरा हुआ है, चारों तरफ फॉरेनर है, मतलब इंडियन कोई नहीं है। तो उसके बाद लास्ट में इंडिया का झुके तेरे आगे से है तुझे सलाम, इंडिया इंडिया इंडिया, वाज लाइक इमोशनल एकदम ही हो गए थे हम लोग, हाथ भी टूटा के। फिर बाद में सब आके बोलते थे, कुछ इंडियन होते थे वो बोलते थे यू मेक प्राउड टू इंडिया, ऐसी चीजें है। फिर एक पेरिस की बात है, तो पेरिस में तो उन्होंने ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था कोरिया का। तो ऐसा नहीं बोलते, मतलब ऐसे प्राउड फील होता है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अर्जुन अवार्ड के लिए तो नहीं मिला मुझे, फिर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता वहां पे। पर जब मैं ये स्टेज पे ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ इंडिया इनक्रेडिबल मलखम के बारे में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल में, बहुत बड़ा। ऊपर से अपने इंडियन कल्चर, दैट वाज द नेक्स्ट लेवल, बहुत मानते हैं इंडिया को। जब हम बाहर जाते हैं वो चीज फील होता है। उसमें से मैं और एक इंसिडेंट बोलूंगा। एक लेडी आई थी हम लोग के परफॉर्मेंस के बाद, उसने मतलब उसके हाथ में था 3,500 रुपए, एक नोट था 5,000, वहाँ का 50,000 मतलब ऐसा कुछ है 3,500। तो वो उसने एक नोट रखा था, उसने देखा कि 3 जन है यहाँ पे, मैं, ओमकार, हसन। तो उसको परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा, वो इंडिया भी आई थी। तो सर आता मला बोलले म्हणून मला आठवलं की त्याला इतकं परफॉर्मन्स आवडलं, ती आली एक नोट, पण ती परत गेली एटीएम मध्ये गेली, पैसे काढलं त्याने, पैसे निकाल के वापस आई, और तीनों को मिलने के बाद तीनों को बोली कि एक ऑडियंस में से उसने कम्युनिकेट किया, क्योंकि हम लोग को आता नहीं था। वॉलंटियर ने बोला कि शी लाइक इंडिया, शी लव सो मच अबाउट इंडियन कल्चर अँड एव्हरीथिंग। सो शी वॉज सो हॅपी। आणि ती आल्यानंतर आम्हाला तिघांना एक एक नोट दिलं, म्हणजे ऑलमोस्ट ते असेल 14,000 रुपये असतील मला वाटतं। आम्हाला तर माहित पण नव्हतं ते किती आहे, पण ते दिल्यानंतर म्हणजे मी बोला हमको नहीं चाहिए मैम, आपने देखा वही। पर उन्होंने बोला नहीं ये दिल से, वो बोले उनका कम्युनिकेशन कुछ हुआ, तो बोले नहीं ये बहुत खुश है वो और आपको देना चाहते हैं। तो हम लोग ने वो तीनों नोट, आई थिंक अभी तीनों के पास अभी भी हम लोग ने एक एक रखा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था हम लोग के लिए कि वो कोई इंडियन को आके बोलते कि नहीं यू आर मेकिंग प्राउड इंडिया। तो अभी भी मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंट याद आ रहे हैं। आज ओमकार के पास भी वो नोट होगा, मेरे पास भी वो नोट है, हसन के पास भी है। तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अनदर थिंग की एक ऑस्ट्रिया का है, आणि ऑस्ट्रियामध्ये पण तसंच होतं सेम। तर असं भरपूर आहे सर, बोलायला गेलो तर कमी पडते। आपण कधी येऊन गप्पा मारू, आपण तिकडे येऊन नक्की 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 प्राऊड. थँक्यू. हॅलो, हॅलो, हा प्राची. थँक्यू अनु, खूप मजा आली. गणेशला तुला काहीतरी सांगायचंय. गणेश अनम्यूट कर आणि बोलू शकतो. दिसतोय का? अच्छा, हॅलो गणेश सर नमस्ते.
नमस्कार नमस्कार. मला काही विचारायचं नाही पण त्याच्याबद्दल सांगायचं की तू जसा बोलला की आम्ही एकत्रच होतो प्रत्येक वेळी, पण एक खेळाडूपेक्षा आम्ही मित्र जास्त होतो. कॉम्पिटिशनला मित्र म्हणून जायचो. स्पर्धा ही फक्त 90 सेकंदाची असायची मे बी, पण मित्र म्हणून आम्ही बरंच आणि त्याच्याकडून खूप जास्त आम्ही गट्टी असायची आमची, बिकॉज आम्ही आणि एकाच एज मधून गेलेलो आणि प्रत्येक वेळी आमचं दरवर्षी नवीन टीम मध्ये दोघांचं एकाच वेळेस एंटर व्हायचं. जसं सिनियरला आम्ही एकत्रच गेलो, आम्ही दोघंही नवीन होतो त्यावेळेस. पण त्याच्याकडनं मला हे सांगायचं की त्याचा माइंड सेटअप खूप चांगला होता. म्हणजे स्पर्धेला घेऊन की स्पर्धा कशी खेळायची आणि त्याला कम्प्लीट कसं करायचं हे मी त्याच्याकडनं नेहमी शिकायचो. भले आमच्या दोघांमध्ये स्पर्धा व्हायची पण तो ह्या बाबतीत नेहमी पुढे असायचा. आमच्यात नेहमी मागे पुढे व्हायचं, पण हा कॉम्पिटिशनचा एक पार्ट होता. पण त्याच्यातनं एक खेळाडू म्हणून आणि एक मित्र म्हणून आम्ही खूप चांगले एकत्र राहिलो आणि आज त्याच्याकडनं हीच गोष्ट मला नेहमी प्रेरित करते. आणि त्याला पुढील आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडनं. धन्यवाद. खूप छान गणेश, थँक्यू. हॅलो अनु. हा प्राची बोला, येते. येस, तू आज आलास, वेळात वेळ काढून आलास आणि इतक्या छान गप्पा मारल्या, इतकं नॉलेज शेअर केलं आमच्यासोबत. सगळ्या लहान मुलांना तुझ्या टिप्स नक्कीच युजफुल असतील, मला खात्री आहे त्या गोष्टीची. तर त्यासाठी खूप खूप थँक्यू. परत अशीच आय विश आपण परत भेटू, असंच परत काहीतरी बोलू. थँक्यू सो मच परत एकदा. आज आपल्या ऑडियन्सलाही तुम्ही वेळ बदलली असूनही खूप चांगल्या संख्येत आम्हाला प्रतिसाद दिला, त्यासाठी थँक्यू सो मच. थँक्यू. सरांना काहीतरी बोलायचंय. नाही का? हॅलो. हा सर बोला. अरे सारखं अनम्यूट काय करताय, मला बोलायचंय ना. हा. आणि बोला सर. अनुप, खरंच तू आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे आलास आणि मला तुझं कौतुक आहे. एक मल्लखांब खेळाडू म्हणून एक व्यावसायिकता आणणं, त्याच्यामध्ये व्यावसायिक म्हणून बघणं आणि त्याच्यामध्ये प्रगती करणं, याचं उत्तम उदाहरण आहेस तू. की आपल्या मल्लखांबाला व्यवसाय म्हणून तर पुढे आणायचंच, पण त्याची जी काही म्हणजे नावलौकिक आहे त्याचा पण त्याच्यातून आपण भारतामध्येच नव्हे तर परदेशामध्ये सुद्धा त्याचं नावलौकिक वाढवू शकतो. आणि तुझं टीमवर्क जे आहे, प्रत्येकाला सांभाळून घेणं किंवा एखादं आपण साधं एखादं काम करायचं म्हटलं तरी सुद्धा बऱ्याच अडचणी येतात. पण परदेशामध्ये मल्लखांब घेऊन जाणं, तिकडची व्यवस्था करणं आणि या सगळ्या गोष्टी नुसतं एखादी बरेच श्री गणेशा करणारे बरेच असतात, पण ते पुढे चालवणं आणि त्याला सगळ्या मुलांना की ज्यांना आपल्या बरोबर घेऊन जायचंय त्यांनाही सांभाळणं, त्यांची काळजी घेणं, यासाठी तुझं खरंच कौतुक आहे. आणि तू खरंच त्यांची खूप काळजी घेतोस. आणि एक चांगलं टीमवर्क आहे. म्हणजे तुझ्या संपर्कात जेवढी मुलं आहेत त्यांचं टीमवर्क वाखाणण्याजोगं आहे आणि अटॅचमेंट खूप छान आहे तुमची. आणि त्याच्यामुळे एक उत्तम उदाहरण आहे तुझं की तू सगळ्यांना सामावून घेतोस, सगळं व्यवस्थित करतोयस आणि तुझ्या या सगळ्या गोष्टींना उत्तम उत्तम यश मिळत राहो. आणि तुला बघून याचं दुसरं एक कौतुक वाटतं की बऱ्याच वेळा आपण छत्रपती मिळालं किंवा काही झालं की आपण थोडे शिथिल होतो, पण तुझ्या परफॉर्मन्स मध्ये जरी तू डेमो करत असशील तरी सुद्धा तो जो परफॉर्मन्स आपल्याला दाखवायचा आहे त्याच्यासाठीची तुझी मेहनत आहे ना, ती खरंच महत्वाची आहे. आपण मेंटेन होणं किंवा आपला एक्सरसाइज करणं, या सगळ्या गोष्टी तू आजही मल्लखांबवरती करतोयस. भविष्यामध्ये अशीच तुमचा इनक्रेडिबल मल्लखांब म्हणा किंवा तुझं मल्लखांबवरचं प्रेम तुला पुढे यशस्वी होत राहो आयुष्यामध्ये आणि खूप प्रगती करा. धन्यवाद. थँक्यू सर. तू आल्याबद्दल परत एक वेळा. अरे सर, थँक्यू सर. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. अनुप, तुला सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. तू आज जे काही आम्हाला सांगितलं आम्हाला नक्कीच लक्षात राहील. आमच्या संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याच्या टीम कडून तुला तुझ्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप
खूप शुभेच्छा. पुन्हा एकदा धन्यवाद. आपल्या ऑडियन्सला पण खरंच थँक्यू. तुम्ही आज खूप चांगला प्रतिसाद दिला आम्हाला. असाच प्रतिसाद उद्याही द्या आणि परवाही द्या. आपले शेवटचे 2 सेशन्स राहिले. उद्याचं सेशन असेल श्रेयसी मनोहर सोबत संध्याकाळी 5 वाजता. तर उद्या आपण परत भेटूया 5 वाजता. थँक्यू सो मच. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू सर. बाय बाय. थँक्यू. बाय बाय. नमस्ते. भेटतोच आहे ठाण्याला नंतर. येस येस, नक्की नक्की. बाय. बाय.